गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ताऊ जी कैसे हैं? ताऊ कहाँ पहुंचे? यही मैं सुन रहा था कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है ना। कि शायद आज 11 बजे रात को या मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचेगा, रात शाम में। चलिए, कोई बात नहीं, शाम को देखेंगे, अभी तो क्लास लें। ठीक है भाई। तो हम अभी जो एक आइडिया डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रेमिंग, है ना। क्या फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल और एक और छोटा सा टॉपिक इथरनेट, क्या ये सब भी डेटा लिंक लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ। हालांकि जैसा भी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ होगा कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिसको हम मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, कम से कम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल अनडाउटेडली, इजंट इट? बट ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और होता क्या, छोटे छोटे आइडिया से भी क्वेश्चन आते हैं और क्लैरिटी तो कम से कम बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेमिंग की अगर बात करें तो अभी जो एक छोटा सा आइडिया, जब हमने पहले स्टार्टिंग में आपको सिलेबस पढ़ाया था, तो फ्रेमिंग का बेसिक आइडिया क्या है कि ऊपर वाली लेयर से जो डेटा मिलता है ना, क्या कभी कभी हो सकता है कि नीचे मैं जिस हिसाब से डेटा सेंड कर सकूं आपस में मैच ना करे। हम्म तो अब हमको इस बात को ध्यान करना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि नेटवर्क लेयर ने बहुत बड़ा आपको डेटाग्राम दे दिया। नेटवर्क लेयर क्या, जो पैकेट बनाता है उसको क्या बोलता है? डेटाग्राम, है ना। यस, लेकिन आगे जो सप्लाई आप कर सकते हैं, या डेटा लिंक लेयर को पता है जो आगे मैं भेज सकता हूँ उसका साइज बड़ा स्मॉल है, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही मैं रख सकता हूँ। तब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेम्स में, क्योंकि उनको बोलता है फ्रेम। और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग अरेंज करेगा। इस प्रोसेस को, यानी कि जब डेटा लिंक लेयर अपनी समझ के हिसाब से मैनेजेबल साइज में ब्रेक करता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेमिंग कहना, है ना। और अगेन, जो डेटा लिंक लेयर होगा एट द रिसीवर एंड, डेटा लिंक लेयर जो होगा एट द रिसीवर एंड, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो दोबारा उल्टा करेगा, वो सब इन छोटे छोटे फ्रेम्स को कंबाइन करके दोबारा उसी तरीके से नेटवर्क लेयर को डिलीवर करने वाला है जिस तरह से हमने उससे इनपुट लिया होगा, है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, द डेटा लिंक लेयर नीड to pack bits into frame and each frame is distinguishable from another। important point है, इन सबको पहले तो अलग अलग फ्रेम में पैक करना और फिर इनको पहचानना। अब देखो बहुत सारे आइडिया है ना, इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पता रहे कि बाद में सेम डेटाग्राम का हिस्सा है, isn't it? so that जरूरत पड़ने पे इनको कंबाइन किया जा सके। although the whole message could be packed in one frame, that is not normally done. One reason is that frame can be very large and making error and error control very inefficient. When a message is carried from one very large frame, even a single bit error would require the whole transmission of the whole message। इस बात का मतलब समझ आया आपको क्या बोलना चाह रहा है? कह रहा है कि अगर हमारी क्षमता भी हो तो भी हम ये प्रेफर नहीं करेंगे कि एक बड़ा फ्रेम सेंड करें। अगर कैपेबल भी है तो भी बड़ा फ्रेम सेंड नहीं करते और छोटे छोटे पैकेट्स में सेंड करते हैं। द रीजन इज कि अगर कभी कोई एरर होता है, जो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, कॉलिजन हो सकता है जो होने की प्रोबेबिलिटी, यस,
उस केस में क्या आपको पूरा का पूरा रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा अगर फ्रेम बहुत बड़ा होगा? जैसे इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब बच्चे नोट्स के लिखने के लिए कॉपी बनाते हैं, वो कॉपी बहुत मोटी होनी चाहिए कि छोटी पतली कॉपी होनी चाहिए नोट्स की? बताओ मुझे। एक सेकेंड भाई। पतली होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं मोटी होनी चाहिए? मोटी बड़ी कॉपी रखने का प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो कॉपी खो गई एग्जाम से पहले, हे भगवान, और आए दिन कॉपियां खोती हैं तो भाई बहुत दिमाग खराब होगा, है ना? अगर आप छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, जैसे संजय दत्त जिस कॉपी में पढ़ता था ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, जिससे उन्हें पूरी एमबीबीएस कंप्लीट कर ली थी, छोटी सी कॉपी थी बस एक। हाँ, तो अगर इस तरह की कॉपी आप बनाएंगे तो एरर अगर हो भी जाता है, यानी कि कोई कॉपी खो भी गई, तो रिस्क बहुत कम होगा, इजंट इट? तो शायद वो यही बोल रहा है कि अगर मैं पूरा पूरा फ्रेम सेंड करूंगा तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा, अगर मैं उसे मैनेज कर सकता हूं तो भी मेरे को चाहिए कि मैं छोटा छोटा ही करके डिवाइड करके सेंड करूं। बचपन में होता था, हाँ, कॉपियां चोरी होती थी। करेक्ट। नाउ a message is divided into smaller frame and a single bit error affects only the smaller frame। तो बात समझ आती है कि उसके बाद अगर गड़बड़ हुआ भी तो इफेक्ट जो होगा वो सब पे नहीं होगा, छोटे आइडिया पे होगा। ओके, नाउ ये जो फ्रेम्स में हम डिवाइड करेंगे, इनका साइज क्या होगा? ये कैसे डिसाइड करिए, कौन डिसाइड करेगा? और क्या इनका साइज सेम होगा आपस में, या आपस में भी अलग अलग हो सकता है? हाँ, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है। यस, इनका साइज सेम होगा या डिफरेंट भी हो सकता है? अच्छा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं सेम होगा, बट यस, रियलिटी में दोनों आइडियाज होते हैं। वन आइडिया इज कॉल्ड फिक्स साइज फ्रेमिंग, वन आइडिया इज कॉल्ड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। यस, लेट मी गो ईच ऑफ देम वन बाय वन। फिक्स साइज फ्रेमिंग, framing can be of fixed size or variable size. In fixed size framing, there is no need for defining the boundaries of the frame. The size itself can be used as a delimiter. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात का मतलब क्या है? अगर फ्रेम का साइज फिक्स्ड है, पहली बात तो दोनों हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों आइडियाज पॉसिबल है। बट अगर फिक्स्ड है, देखिए एक बात समझिए, आप एक अपने मन में इमेजिनेशन करके बैठे हैं ना कि एक फ्रेम है, उसके पीछे एक और फ्रेम है, लाइक दिस। रिसीवर जो देख रहा है, जो यहाँ बैठ के रिसीव कर रहा है डेटा, उसको तो कंटिन्यूस 010101 बिट्स लिख रहा है, समझ आ रहा है, इजंट इट? ये जो फ्रेम वाली बात हम करते हैं, या पैकेट की बात करते हैं, डेटाग्राम की बात करते हैं, वह रियलिटी में पैकेट है या ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? रियलिटी में कोई पैकेट वैकेट नहीं है, ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है कि अच्छा, इतने डेटा को मैं एक यूनिट मानूंगा, उसके बाद जो डेटा आएगा मैं उसको एक और यूनिट मानूंगा, लाइक दिस, इजंट इट? क्या हुआ? लगता है चिरंजीवी सो गया, वो गिर रहा है कीबोर्ड के ऊपर, इससे कुछ कुछ और टाइप हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हम इमेजिन कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये पता हो कि इसके अंदर सर एग्जैक्टली 1024 बाइट है, तो क्या आपको डेटा पढ़ के ये पता लगाने की जरूरत है कहाँ खत्म हो रहा है, या पहले से चालू करेंगे और 1024 गिनकर जहां आ जाएगा वही मान लेंगे एंड हो गया? यस, इजंट इट? कभी आप मान लीजिए किसी ऐसे जगह गए होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल जहां एंट्री हो रही है, आप सब मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू रेड फोर्ट, है ना, और ग्रुप में है, पूरी फैमिली है, 10-15 लोग हैं, तो एक आदमी जो आगे टिकट लेके खड़ा होता है, वो 15 टिकट कहता है, इसके बाद लाइन से 15 लोग हमारे हैं, ऐसा होता है। तो जो टिकट चेक कर रहा है, फिर वो इंडिविजुअली हर किसी से बात करेगा क्या? नहीं, कहेगा ठीक है, वो गिन के 15 लोगों को अंदर जाने देगा।
उस समय तो आप चुप खड़े रहो, फिर 10 मिनट बाद बोलो कि नहीं मेरे तो 5 ही थे इसमें, मेरे 10 लोग तो ये हैं, मैं तो लेके जाऊंगा, मुझे नहीं पता बाकी कौन थे। नाउ दैट डजंट मेक सेंस। खैर, तो वो 15 लोग सीक्वेंस में होने चाहिए थे। अब समझिए वेरिएबल साइज क्या है। इन वेरिएबल साइज, अच्छा फॉर एग्जांपल पहले इस बात को डायरेक्टली समझ लेते हैं। वेरिएबल साइज में क्या हमें पहले से पता है कि कौन सा पैकेट कब शुरू होगा कब खत्म होगा? अलग अलग कहानी है भाई। कोई पैकेट बड़ा हो सकता है, कोई पैकेट छोटा हो सकता है ना। ये एक और आसान एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए एक स्टोरी बुक है, एक कहानियों की किताब है ना। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कहानी कहाँ खत्म होगी ये कैसे पता लगाएंगे? when the story will end, how you will get to know? हाँ, तो ये लास्ट पेज मिलता कैसे है? क्या पेज काउंट करने से मिलेगा या पेज को पढ़ने से पता लगेगा कि कहाँ खत्म हुआ? यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं पता लगेगा। और क्या हर कहानी का साइज अलग हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। कोई स्टोरी हो सकता है 2 पेज की हो, कोई हो सकता है 20 पेज की हो। तो अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। इन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग we need to a way to define the end of the frame and the beginning of the frame. अब फॉर एग्जांपल कह रहा है सर एक काम करो, एक कोड है किसी को बताना मत, 10100101 जब ये आएगा तो मान लेना शुरू हुआ, और 10100101 जब ये दोबारा आएगा तो मान लेना खत्म हुआ। डज दैट मेक सेंस? तो हम कोई पैटर्न रख लेंगे, इसी पैटर्न को आमतौर पे क्या बोलते हैं? डेलीमीटर बोलते हैं, जो बताएगा कि कहाँ चालू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तब आप काउंट नहीं करेंगे, एक पैटर्न के हिसाब से ऑपरेट करेंगे। हाँ बोल सकते लाइक ए ट्रेन। करेक्ट। ट्रेन की क्या लेंथ है ना, क्या ये पहले से फिक्स्ड है? नहीं, किसी ट्रेन में 2-4 डब्बे ज्यादा कम ऐसा हो सकता है। तो अगर ट्रेन की डेफिनेशन बोले तो इंजन से और गार्ड के बीच में जो है वो एक ट्रेन है। यस और नो? जब इंजन निकलेगा तब मानेंगे ट्रेन शुरू हुई है, जब फाइनल गार्ड का डिब्बा जाएगा तो मानेंगे ट्रेन खत्म हो गई है। फॉलो कर पा रहे? यस यस। अच्छा ऑब्वियसली अगर मैं ये वाला आइडिया यूज करूंगा डेलीमीटर वाला, तो डेलीमीटर क्या है ना, या मान लीजिए वो कौन सा पैटर्न है जिससे स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन होगी? क्या ये रिसीवर से पहले डिस्कस्ड होगा? हाँ, रिसीवर को पहले ही बता रखा होगा भाई साहब ये आएगा तो समझ लेना। अच्छा, इसके अंदर कुछ कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप एक पैटर्न फिक्स कर दिए कि सर ये पैटर्न डिफाइन करेगा बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम, बट आज के टाइम पे तो मल्टीमीडिया डेटा, इमेज डेटा, क्या हो सकता है गलती से कोई वीडियो बनाते हुए, स्टोर करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए यही रिप्रेजेंटेशन बीच में आ जाए? हो सकता है। अब रिसीवर की क्या गलती? वो तो जैसे ही ये पैटर्न देखेगा रिसीवर समझ जाएगा ओके शायद यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ फ्रेम एंड हो गया, इजंट इट? हाँ, एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे? उसके अलग 2 अप्रोच है जिसको बोलते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच और बिट ओरिएंटेड अप्रोच। वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल रिजॉल्व दैट। यस, हाँ आप इसको स्पेशल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं ऑब्वियसली। क्या भी बोल सकते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। तब यहां से ध्यान से समझिएगा पहले कि हम जो अपना कंसंट्रेशन है, वैसे इन जनरल अभी मैं बात करूंगा, ज्यादातर केस में हम फ्लैग बोलते हैं, बट खैर इन जनरल हमें किसको फर्दर ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है? वेरिएबल साइज फ्रेमिंग को या फिक्स साइज फ्रेमिंग को? ये बता दो एक बार। वेरी गुड। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि अगर साइज फिक्स्ड आपने कर दिया तो कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, क्या आप करोगे क्या मैं करूंगा, इसमें कोई फर्दर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। पूरा गेम ही कहाँ पर आने वाला है, पूरा कंफ्यूजन कहाँ होगा? जब वेरिएबल साइज फ्रेमिंग होगा, है ना। तो अभी हम आगे उसी की बात कर रहे हैं, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग को किस तरह से हम हैंडल करते हैं। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस दिस आइडिया इन डिटेल और ध्यान से समझेंगे। अभी मैं वही बताता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ डेलीमीटर मतलब क्या है।
यस। अब देखिए एक बात समझिएगा, अभी हमने इथरनेट पढ़ लिया क्या? नहीं सर, अगला टॉपिक हमारा इथरनेट है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो बाद में समझ आएगा, बट इतना जो डेटा है क्या इससे हमारा कोई लेना देना है? देखिए, ये डेटा रिसीव फ्रॉम द अपर लेयर, ये तो अपर लेयर से डेटा मिला, फिर आपने अपने हिसाब से हेडर और टेलर लगाया होगा, इजंट इट? हेडर और ट्रेलर तो एड्रेस वगैरह को रिप्रेजेंट करने में काम आया होगा, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो लेना देना है दैट इज दिस फ्लैग। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको फ्लैग बोल दूं, मैं इसको डेलीमीटर बोल दूं, या अभी आप में से कोई एक और शब्द इस्तेमाल हम कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? फ्लैग, आप स्पेशल कैरेक्टर बोल दो, सबका मतलब सेम है। क्या बात समझ आ रही है? नाउ दिस फ्लैग इज अ रिप्रेजेंटेटिव जो बताएगा कि सर कहाँ चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। पहले बता दो, ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या सब लोग? वेदर इट इज डेलीमीटर और फ्लैग और स्पेशल कैरेक्टर टोकन, सबका मतलब सेम है। ओके, मैं पढ़ता हूँ आगे। इन कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल द डेटा आर कैरिड आउट एज 8 बिट कैरेक्टर्स फ्रॉम एनकोडिंग। कह रहा है कि डेटा जो है उसको हम 8 बिट के कैरेक्टर्स, जो स्काई होता है उसके हिसाब से सेंड कर रहे होते हैं। यस। हेडर के अंदर, अभी हम आगे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, आमतौर पे सोर्स और डेस्टिनेशन का कंट्रोल इंफॉर्मेशन होता है, और ट्रेलर के अंदर एरर डिटेक्शन और करेक्शन के रिडंडेंट बिट्स होता है। अब आप इस बात का मतलब शायद और अच्छे समझ पा रहे होंगे। कह रहा ट्रेलर के अंदर एरर करेक्शन डिटेक्शन की जो रिडंडेंट बिट्स होते हैं वो होते हैं, बट वो भी 8 के मल्टीपल में ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रख रहा है कि टोटल काउंट जो है वो 8 के हिसाब से चले, टू सेपरेट वन फ्रॉम द नेक्स्ट। अब ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, एक फ्रॉम को दूसरे फ्रेम से अगर बचाना है तो 8 बिट या 1 बाइट का फ्लैग जो है वो बिगिनिंग और एंड में यूज होगा, जो कि आपको इधर डायग्राम में नजर भी आ रहा है। एक फ्लैग स्टार्टिंग में और एक फ्लैग एंड में। द फ्लैग प्रपोज्ड composed of protocol dependent special characters and that signals the starts and end of the frame। तो अब इसका जो डिपेंडेंसी है या जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, क्या ये इंटरनेशनली फिक्स्ड है या प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है? क्या इस पे आपका मेरा हम सभी का कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट है? नो, इट इज प्रोटोकॉल डिपेंडेंट। इवन जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो क्या वो आपको बताएगा कि वो किस चीज को फ्लैग मान के चल रहा है? जी हाँ। यस। ओके, तो उसको कैसे भी रिजॉल्व करेंगे विद एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यस। ओके। ओके, नाउ व्हाट इज दिस कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं? अब यहाँ देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आपको समझ आएगा जो भी मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा था। कैरेक्टर oriented framing was popular only when the text frame was exchanged by the अभी तो देखो एक बात आप समझो, ये अप्रोच कब तक बहुत अच्छा काम करता था? ये बोलने की कोशिश करा है स्टार्टिंग में, हम आमतौर पे सिर्फ टेक्स्ट ही एक्सचेंज करते थे इंटरनेट पे, यस और नो? अच्छा, जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो बेसिकली सिंबल्स, अल्फाबेट्स, नंबर वही रिप्रेजेंट करने थे। बस मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी डेटा को रिजर्व करना और सबको समझा देना कि भाई साहब ये फ्लैग है, इसको एज ए डेटा यूज नहीं करेंगे, क्या ये सेटलमेंट करना आसान था? हाँ, डेटा के केस में आसान था, है ना? सो द फ्लैग कुड बी सेलेक्टेड टू बी एनी कैरेक्टर नॉट यूज फॉर टेक्स्ट कम्युनिकेशन। मेक सेंस? जो भी आप फ्लैग सेलेक्ट करोगे उसको डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। तो पहले हम ये एग्रीमेंट कर पा रहे होते थे, बट अभी तो हम ग्राफ, ऑडियो, वीडियो कुछ भी भेज रहे हैं, उनके अपने मेथड है कोड करने के। आप कोई भी पैटर्न क्यों ना चूज कर लो, क्या हो सकता है कि आपका जो फ्लैग हो वो इंफॉर्मेशन का भी पार्ट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, जो एग्जांपल मैं दे रहा था। और अगर ये फ्लैग वाला पैटर्न कहीं बीच में मिल गया तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाने वाला है। इमोजीज हो सकते हैं, जीआईएफ हो सकते हैं, और न जाने क्या क्या हो सकता है। यस, ये बोल रहा है
If this happen, the receiver when it encounters the pattern in the middle of the data thinks that it has reaches the end of the frame. उसको लगेगा कि यार फ्रेम का एंड आ गया और पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी. क्या ये प्रॉब्लम फिगर आउट कर पा रहे हो क्या? ओके तो सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत साधारण उदाहरण है और दो अप्रोचेज होते हैं. अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बाइट स्टफिंग की, है ना. तो बाइट स्टफिंग का आइडिया क्या है? देखिए इसको ऐसे समझिएगा ध्यान से, डोंट गेट कंफ्यूज. लुक एट दिस, एक एक करके समझिएगा, जहां डाउट हो मुझे बताइएगा. ये डेटा है जो हमें ऊपर वाली लेयर से मिला है. क्या इसको पढ़ने का राइट हमें, मतलब क्या इससे हमें कोई टेंशन लेना है? नहीं सर, ये तो एग्जैक्टली सेम है. अच्छा इसने साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, वो क्यों बढ़ा भी समझोगे. अब आप देखो, इस डेटा के बाद हमने हेडर और ट्रेलर लगाया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और हेडर और ट्रेलर के बाद हमने स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग लगा दिया ताकि ये बात समझ आ जाए कि कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है. फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखिए गेम क्या है. क्या जब हम इस डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें समझ आता है फ्लैग पैटर्न क्या डेटा सेट में यूज हुआ है? हाँ हुआ है. और अब ये रिसीवर को 100% कंफ्यूज करने वाला है, इजंट इट? फ्लैग बीच में यूज हुआ है. तो अब हम क्या करते हैं, हम एक एस्केप कैरेक्टर का नया प्रिंसिपल लाते हैं. क्या प्रिंसिपल लेके आते हैं? एस्केप कैरेक्टर. अब एस्केप कैरेक्टर क्या है? ये एक स्पेशल कैरेक्टर होगा सर, जो हम कहीं भी डेटा के बीच में यूज करेंगे, है ना. और ये एस्केप कैरेक्टर क्या करता है, जब भी रिसीवर डेटा पढ़ रहा है और उसको बीच में एस्केप कैरेक्टर मिला तो उसको क्या बता रहे हैं, एस्केप कैरेक्टर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बट उसके बाद जो भी लिखा है उसको फ्लैग की तरह पढ़ना है या नॉर्मल डेटा की तरह. यस यस. तो एस्केप कैरेक्टर बताएगा कि मेरे बाद जो लिखा है ना, उसको फ्लैग की तरह मत पढ़ना. हेलो सलोनी, उसको फ्लैग की तरह मत पढ़ना, रीड इट एज अ नॉर्मल डेटा वैल्यू. तब कहानी सही चलेगी. लेकिन मजे की बात क्या है, एक समस्या से दूसरी समस्या पैदा होती है. अब क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आपने एस्केप कैरेक्टर बोला, यू नो, वो भी पैटर्न का पार्ट हो? हाँ, क्योंकि जो ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया डेटा भेज रहा है वो कुछ नहीं, वो कुछ भी कर सकता है. तो अब हमें उसे ये समझाना है कि इस एस्केप कैरेक्टर को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. इसको नहीं पढ़ना है ना. तो क्या इसको भी एक और एस्केप कैरेक्टर से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी? हाँ देनी पड़ेगी. लाइक दिस. यस यस. तो क्या बोल रहा है, अ बाइट स्टफिंग स्ट्रेटेजी वाज एडेड टू कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच. इन बाइट स्टफिंग a special byte is added to the data section of the frame when there is a character with the special pattern as a flag. अगर किसी का भी कोई स्पेशल पैटर्न है और वो प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको हम स्टफ कर देते हैं. तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा क्या किया. ये जो डार्क ब्लू में पार्ट नजर आ रहा है, क्या ये ओरिजिनल डेटा का पार्ट था या हमने जानबूझ के एडिशनली ऐड किया है? ये ओरिजिनली डेटा का पार्ट नहीं था, है ना. उसको हमने बाद में ऐड किया है. और रिसीवर जब पढ़ेगा तो इसकी वजह से इन दोनों फ्लैग और एस्केप कैरेक्टर को तो प्रॉपर्ली समझेगा, बट रिसीव करने के बाद क्या वो इनको दोबारा रिमूव कर देगा? जी हाँ, बिकॉज जाहिर सी बात है ये ओरिजिनली तो डेटा सेक्शन का पार्ट नहीं था, तो उठा के उसको रिमूव कर देंगे. मुझे बताएं, यहां तक का आइडिया आपको क्लियर समझ आ रहा है क्या? ओके सोच लीजिए एक बार, कोई बात नहीं. यहाँ ऊपर दोनों पॉइंट में मैंने वही बात लिखी है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड वी कैन यूज अ एस्केप कैरेक्टर, you know, to handle either a flag or a escape character. Now
एक अगली प्रॉब्लम जो अब यहां पर आती है वो क्या आती है सर, वो आती है कि आजकल क्या सिर्फ एस्काई है या डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स हमारे पास हैं? वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स। अब क्या हर एनकोडिंग स्कीम 8 बाइट में काम कर रहा होता? नहीं, जैसा बोल रहा है यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम जो आजकल ज्यादा यूज होता है वो 16 बिट में या 32 बिट में काम कर रहा है, जो 8 बिट वाली फिलॉसफी से अलग होता है, इजंट इट? यहाँ पर हम 8 बाइट का एस्केप कैरेक्टर लगा रहे हैं, वो अलग तरीके से काम कर रहा होता है। तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही होती। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? तो इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए, इससे बचने के लिए एक और दूसरा, ये थोड़ा खर्चा भी ज्यादा है ना, क्योंकि आप पूरा का पूरा क्या कर रहे हो, पूरा बाइट रख रहे हो। पॉइंट ये है सर, क्या ये थोड़ा और सस्ते में मामला हैंडल हो सकता है? शायद हाँ। और उसके लिए हम एक और अप्रोच पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बाइट या कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच या बिट ओरिएंटेड अप्रोच। इंस्टेड ऑफ सेइंग बाइट ओरिएंटेड अप्रोच वी से बिट ओरिएंटेड अप्रोच। यस, दैट इज कॉल्ड बिट स्टफिंग। ये और मजेदार है। अब देखो, अच्छा अभी कोई बोल रहा था ये सारे लेयर में होता है क्या, है ना? somebody was saying ये पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कुछ आइडिया, यानी कि आप बीच की सारी क्लासेस मिस कर रहे हो। ये तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा लिंक लेयर। वन बाय वन डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं। यस, ओके। ना, नेक्स्ट जो आइडिया मैं बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड बिट ओरिएंटेड अप्रोच। अब यहाँ देखिए, इस केस के अंदर जो फ्लैग है क्या उसको हमने फिक्स कर लिया? तो देखो क्या फ्लैग फिक्स कर रहा है, स्टार्टिंग में 0 होगा, उसके बाद बैक टू बैक कंसेक्यूटिव 6 1 होंगे एंड देन 0 होगा। 0 6 1 एंड 0 मेक सेंस? और क्लियर कट जैसा बोल रहा है, ज्यादातर जो प्रोटोकॉल अगर बिट ओरिएंटेड आइडिया यूज करते हैं तो ये फ्लैग लगभग लगभग स्टैंडर्ड है, हर कोई यही यूज कर रहा होता है। अब अगर इससे पता लग रहा है कि कहाँ चालू हो, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये पैटर्न कहीं ना कहीं बीच में भी आएगा। और अगर ये पैटर्न बीच में आए तो फिर वही पहले वाली प्रॉब्लम सर, कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे पता लगाए एग्जैक्टली कहाँ खत्म हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा सेक्शन है, यहाँ देखो इस बात को अच्छे से आप समझोगे, जो भी हमारा डेटा सेक्शन है, हमें पता है कि हमारा फ्लैग क्या है, 0 1 1 1 एंड देन 1 1 1 6 टाइम एंड देन 0। ये पैटर्न आने का जैसे ही हमें खतरा लगता है उससे पहले अपन गेम खेल जाते हैं। जैसे ये इमेज थोड़ी छोटी बट ध्यान से आप देखेंगे तो आप 100% समझ जाएंगे। सी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 0 0 आया, कोई टेंशन नहीं। अब 0 के बाद 1 आना चालू हुआ, 1 1, यहां मैं दिखाता हूं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। अब जैसे ही 5 1 आया है ना, हमें समझ आ गया कि यार रिस्क हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, आगे 1 0 आने का इंतजार नहीं करते, जबरदस्ती वहीं पे 0 हम रख देंगे। देखिए बात समझ आ रही है क्या? आई विल नॉट वेट कि ये पूरा मैं पढ़ूं और पैटर्न वायलेट करूं। तो जैसे ही 0 के बाद 1 2 3 4 5 1 आएगा, फोर्सफुली आई विल पुट अ 0 इन बिटवीन। इससे क्या होगा, क्या मेरा पैटर्न फ्लैग कभी जनरेट हो पाएगा? इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर फ्लैग हो ही ना? हो सकता है, हो सकता है 0 के बाद 5 1 हो, है ना, और फिर 0 1 कुछ और लिखा हो, बट क्या मैं अभी भी 0 का स्टफिंग करूंगा? हाँ, जैसे ही 0 के बाद 5 1 आपको मिल जाएंगे, मैं 0 को स्टफ कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इधर हमने स्टफिंग किया और ऊपर शायद वही एग्जाम्पल अगला वही लिखा है, 1 2 3 4 5। दूसरे केस में एक्चुअली 5 ही 1 थे तो शायद वहां जरूरत थी नहीं, बट हमने टेंशन नहीं लिया। सर 0 के बाद जैसे 1 2 3 4 5 1 आया, ये 0 हमने स्टफ कर दिया। अब ध्यान से समझिए, इस बार पूरा का पूरा बाइट इंसर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ बिट इंसर्ट कर रहे हैं?
इस बार सिर्फ बिट इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, रिसीवर को भी पहले से बताया हुआ है, इस नियम को हर बार क्यों मानना है? क्योंकि रिसीवर क्या करेगा, जब भी 0 के बाद 5 1 होंगे और उसके बाद जो 0 मिलेगा, रिसीवर समझ जाएगा कि क्या ये एक्चुअल 0 है, ये डेटा का पार्ट है, या ये बिट स्टफिंग का हिस्सा है। इस वजह से अपन उसको निकाल रहे हैं। सेकंड लास्ट पर ही क्यों, मैं समझा नहीं, मैं क्या बोलना आप चाह रहे हैं? सेकंड लास्ट पे मतलब जहां पर भी हमें वैल्यू आया है। अच्छा, आप शायद सेकंड लास्ट पे 0 क्यों पुट किया? और कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान से सोचो, और क्या कर सकते हो बताओ, क्या होने का इंतजार करो। मुझे बताओ ना, किस कब, आप मुझे बताओ, मैं भी आपको समझाता हूँ। सोच नहीं रहे हो ना आप, ये प्रॉब्लम है। ये वही जो मैं कल बता रहा था, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आपको क्या लगता है कैसे करें। आप वैसे बताओ, मैं वैसे कर देता हूँ। लास्ट में 1 रख दो, मतलब जब ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए उसके बाद 1 रखूं, ऐसा बोल रहे हो? 0 के आगे 1 रख दो। इधर देखो, जब डेटा नेट प्ले फ्लो हो रहा होता है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इथरनेट पे, इस बात को आप अच्छे से समझोगे। तो क्या बहुत स्लो होता है कि बहुत हाई स्पीड से होता है? बहुत हाई स्पीड से फ्लो हो रहा होता है ना? और अगर आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट आने का इंतजार करोगे, मैं आपको एक चीज समझाता हूं पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक बिट ऊपर या नीचे से हमारा होना नहीं, ये हमारा अगला टॉपिक है, मुझे डिस्कस करना है। ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर है इथरनेट का, जिसको अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ना, मैं इंटरनल डेटा नहीं बता रहा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला ना कि हर डायग्राम के पहले ट्रेलर है और हेडर है और बाद में ट्रेलर है। नाउ देयर यू सी, ये हेडर है और ये रियल टेलर है। आगे इसका डिकम्पोजिशन पढ़ना है हमको अभी, है ना? अब यहां देखो, दिस इज आइडिया ऑफ फिक्स साइज फ्रेमिंग, दिस इज आइडिया ऑफ फिक्स साइज फ्रेमिंग। तो हमें पता होता है, या मैं बताऊंगा, क्योंकि हम टोटल लेंथ लिखते हैं, यहाँ पे लेंथ मेंशन करते हैं। तो क्या रिसीवर अंदाजा लगाता है कि कहाँ खत्म होने वाला है? हाँ, वो खुद समझ लेगा। तो यानी कि कई केसेस में तो ये पॉलिसी यूज करनी ही नहीं पड़ेगी, बट आपको मैं क्यों बीच में इधर लेके एक बात समझाने की कोशिश करूँ। देयर यू सी, देखो कितना साइज लिखा है प्रिएम्बल, 7 बाइट का। देयर यू सी, 7 बाइट का। और कहता है प्रिएम्बल इज अ फील्ड कंटेन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ 0 1 which alert the station that the frame is going to start। इसका मतलब इतने पहले से अलर्ट करना स्टार्ट कर रहा है। 7 बाइट, 7 8 56, 56 टाइम 0 1 0 1 0 1 0 1, एक तरह का हुटर समझते हो, पुलिस आने से पहले हुटर देती है कि बहरे उठ जा, अभी डेटा आने वाला है, मुगैम्बो आने वाला है, उठ जा। यस, 56 बाइट्स तक हम ये ऐसा 56 बिट्स तक ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? SFD। अब लास्ट में 0 1 0 1 के बाद लास्ट में लिखते हैं 1 1, ये फाइनल वार्निंग है, फुल एंड फाइनल वार्निंग। तो बोलते हैं स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, ये बताने वाला अब तो पक्का स्टार्ट हो रहा है, अब भी तू नहीं जागा तो मर जाएगा फिर। यस। तो ये मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं
कि एक बिट इधर या उधर रखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट यहाँ पर वी आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द आइडिया कि कुछ भी होके पैटर्न में पहले से अवॉइड कर दो, तो वो उसको बजाय लास्ट स्टेज पे जाके उसको खराब करने के, तो उसको पहले से खराब कर रहा है। फॉलो कर पा रहे हैं? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, फिर एक और बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे आइडिया का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नहीं। पॉइंट नंबर 1, ये डिपेंड करता है उन लोगों पे, हाँ, जिन्होंने बनाया। अब जैसे फॉर एग्जांपल जेनी सही करिए, कन्वेंशन, इन्होंने बताओ 7 बाइट का ही प्रियम्बल क्यों लिया, इसका कोई डिस्कशन हो सकता है? व्हाई ओनली 7 बाइट सर? अब जिन लोगों ने बैठ के इथरनेट का स्ट्रक्चर बनाया था, उन्हें लगा होगा कि शायद 7 बाइट अप्रोप्रिएट रहेगा, इजंट इट? उस समय कौन किस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता था, हमारे डिवाइसेस की क्या कैपेसिटी थी। हो सकता है आजकल हमारे डिवाइस को जरूरत ना हो 7 बाइट की, बट अभी स्टैंडर्ड है तो चल रहा है, तो चल रहा है। एक बार दोबारा समझिएगा, हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे डाउट जेन्युइन होते हैं, इसलिए मैं इस पे इतनी बहस भी कर रहा हूँ, बट हम जो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, हम प्रोटोकॉल पढ़ते हैं या प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं? हम प्रोटोकॉल डिजाइन नहीं कर रहे भाई, प्रोटोकॉल किसने बनाया है ना? अब इस पे सोचा जा सकता है कि उसने ऐसा क्यों बनाया होगा, इजंट इट? लेकिन हमारा काम डिजाइनिंग का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, ऐसे बहुत सारी चीजें डिजाइन, अब कार है, कार की लेंथ कितनी होनी चाहिए मुझे बताओ? क्या आप और मैं इस मामले में या इस बात पे बहस करने के लिए सही आदमी हैं? नहीं। अच्छा, मुझे इसमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट व्हाट आई नो इज कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट प्लेस समटाइम्स वेरी स्मार्ट। गवर्नमेंट को लगता है अगर बहुत लंबी बड़ी गाड़ी होगी तो आमतौर पर उसे अमीर आदमी खरीदेगा कि गरीब? बहुत अमीर आदमी खरीदेगा। और जो स्टैंडर्ड होता है, व्हाट वी वांट टू डू, जो लोग रिच हैं हम उन्हें हेवीली टैक्स करना चाहते हैं, और जो लोग इतने रिच नहीं हैं, मिडिल क्लास है, उन पे हेवी टैक्सेस नहीं लगाना चाहते, इजंट इट? यस। तो मैं आपको बताऊं फॉर अ सरप्राइज, जो कार गवर्नमेंट जो होती है दुनिया के ज्यादातर देशों में, जैसा आदर्श बोल रहा है, यस, वो टैक्स लगाती है इस हिसाब से कि गाड़ी की लंबाई कितनी है। डू यू नो दैट? जैसे हो सकता है कभी आपने किसी एड में या किसी गाड़ी की स्पेक्स पढ़ते सुना हो, बोलते हैं ये जो गाड़ी का सेगमेंट है सर, सब 4 मीटर सेगमेंट है, सब 4 मीटर सिडान, सब 4 मीटर। यानी कि भारत सरकार का जो नियम है, यस यस यस, उसीलिए गाड़ी छोटा करना पड़ा उनको। तो 4 मीटर तक का एक टैक्स स्लैब है, 4 के बाद अगला टैक्स स्लैब, और इसमें बहुत भारी डिफरेंस है। मान लीजिए आपकी गाड़ी 4 मीटर तक है, तो मैं 10% टैक्स ले रहा हूं, 4 के बाद सीधा 22% ले रहा हूं। तो अब मैन्युफैक्चरर को पता है कि अगर 4 मीटर से 1 इंची भी गाड़ी बड़ी करी तो क्या होगा, टैक्सेस बहुत ज्यादा लग जाएंगे, कंज्यूमर को गाड़ी बहुत महंगी पड़ेगी। यस। तो अब वो थोड़ी डिग्गी छोटी करेगा, थोड़ा आपका लेग रूम कम करेगा, बट उस स्पेस के अंदर खत्म कर देगा गाड़ी, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपको आपको बैठते हुए लगता होगा ना, यार इतना कंजेस्टेड कर दिया, 2 इंची बढ़ा देता, क्या बदतमीजी है ये। खासकर अगर वो बड़ी गाड़ी में आपको पीछे वाली सीट पे बिठा दे, तो जो 2 बच्चों वाली सीट लगा देते हैं, हाँ, तो वहां पे आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये तो मुझे सिर्फ 4 मीटर याद है, इस तरह के ऐसा नहीं फिर 4 मीटर के बाद एक स्लैब है, 5 मीटर के बाद दूसरा होगा, 6 के बाद दूसरा होगा, समथिंग लाइक दिस। यस।
यूके में तो अगर रिच लोग अपनी हाँ, और अच्छा मैं एक बात और बताऊं आपको, एक बात और बताऊं, नॉट जस्ट यूके, तो दुनिया के बहुत एडवांस देश और खासकर जहां ट्रैफिक प्रॉब्लम है, वो गाड़ियों को क्या बहुत हेवीली टैक्स करते हैं, बहुत हेवी टैक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए, आई नो इट अबाउट सिंगापुर, मेरा एक फ्रेंड था, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी 10 लाख की बनती है, इंडिया वाले कितना टैक्स लगा देते हैं? मान लीजिए, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट अभी तो शायद सब जीएसटी के अंदर है। आई डोंट नो कार पे 18% है कि 28% है, बट समथिंग लाइक दिस। चलो, तो जितना भी लगा रहे होंगे, है ना, 22% चलो मान लेते हैं, तो 10 लाख की गाड़ी पे सरकार ने कहा भाई 2 लाख हमें दे दो यार, हमें भी चीजें चलानी होती हैं, 2 लाख हमें दे दो, 12 लाख की बेच दो। मेक सेंस? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 लाख की गाड़ी पे एक काम करो, 40 लाख मुझे टैक्स दे दो, 40 लाख, 50 लाख की बेच लो, कैसा आइडिया है बताओ? 10 लाख की गाड़ी पे 40 लाख टैक्स ले लेते हैं, और और ये टैक्स सिर्फ 2 साल का है। 2 साल के बाद गाड़ी रखनी होगी, 40 लाख फिर टैक्स दीजिएगा, वरना गाड़ी खड़ी करके चले जाइएगा। ये मेरा इलाका है, नियम मैं बनाऊंगा। ये टैक्स सिर्फ 2 साल का है, 2 साल के बाद दोबारा टैक्स आपको भरना है, और फिर ये गाड़ी, जैसे इंडिया में तो शायद 20 साल का टैक्स होता है। यस, यस, इंडिया में आई थिंक वी पे 20 ईयर टैक्स, ये इनफाइनाइट नहीं होता, ये 20 साल का होता है। मान लीजिए उसे 2 साल का कर देते हैं। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ इससे एडवांटेज क्या होगा। जब आप ऐसा करेंगे, तो सच में सिर्फ जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वही गाड़ी मेंटेन कर पाएंगे, इजंट इट? आम आदमी तो करेगा नहीं। जब ऐसा होगा, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दिल्ली में लगा दो, इजंट इट? सोचो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग पर्सनल गाड़ियां ना रखें, बट फिर लोगों को चाहिए कि उन्हें कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हो। हम क्यों नहीं कर सकते ये? हम तो कर दें, पॉलिसी आज इंप्लीमेंट कर दें। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं है, तब गाड़ी तुम उन्हें रखने ना दो, ट्रेन बस तुमसे चले ना, तो आदमी क्या करेगा? जहर खाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? और कुछ लोग नॉर्थ कोरिया बोल रहा है, आई थिंक जितने ज्यादा बड़े सिटीज होते हैं ना, आई नो अबाउट सिंगापुर, आई थिंक आई ऑल्सो नीड नो अबाउट साउथ कोरिया, बहुत सारी जगह पे इस तरह की पॉलिसीज लगा के रखते हैं कि कंपनी का रतन मतलब सीओ भी होगा, बस वही गाड़ी में घूम रहा है, बाकी सब बेचारे टैक्सी से। और हाँ, टैक्सी पे टैक्स नहीं लेंगे, टैक्सी सस्ती रखेंगे, सिर्फ प्राइवेट गाड़ी पे टैक्स लगाएंगे। भाई टैक्सी तो चलेगी ना, वरना फिर कोई भी नहीं, जिसको जरूरत हो टैक्सी ले लो। चलो खैर, वो अलग अलग आइडिया हो सकते हैं, बट देर यू सी, ये कहानी आपको समझ आई आ गई क्या? नियम आपको पता है, जीरो के बाद जहां 5 1 होंगे वहां मैं जीरो लगा दूंगा। अब चंदन बोल रहा है कि हम टैक्सी लेंगे और फिर उसे प्राइवेट में चलाएंगे। देख रो, लगा दिया इंडियन ने दिमाग अपना, कहता अच्छा ऐसी बात है, टैक्सी सस्ती दे रहे हो, देख रो दिमाग, कह रहा है मैं टैक्सी लेके प्राइवेट में चलाऊंगा, है ना? पर फिर वही बात है भैया, वो विकसित देश है, उनके अपने अलग नियम होंगे, यू कांट फूल देम। अब वन नियम होगा टैक्सी के अलग, आपको वर्दी पहननी पड़ेगी, फिर वो साल के लास्ट में पूछेगा बैलेंस शीट में कितनी टैक्सी, कितने भाड़ा उठाया आपने, और अगर नहीं किया होगा तो फिर टोटल इंडिपेंडेंस देगा आपको, पूर्ण स्वराज। चलिए खैर, तो दिस इज आइडिया। जरा एक क्वेश्चन बताओगे सॉल्व करके? ड्राइवर का ड्रेस पहनना होगा, करेक्ट? ये जरा पढ़िए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है।
One businessman in Kerala have a Rolls Royce taxi. ये एक बड़ा बिजनेस है ना कि लोग शादी वगैरह में यू नो जस्ट फॉर शो वो लोग बहुत महंगी गाड़ियां किराए पे मंगाते हैं. ओके नाउ ये क्वेश्चन आसान था कि मुश्किल था, मुझे बताओ. इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा है. A byte stuffing based framing protocol used an 8-bit delimiter pattern और ये पैटर्न आपके पास है. तो देखो फिर दोबारा समझना, हालांकि क्या यही डिफॉल्ट पैटर्न है जो हमने पढ़ा है? यस, बट ये पैटर्न हमारे पास है. Now if the output bit pattern stuffing is this, then the input signal string is. कह रहा आउटपुट ये है तो इनपुट क्या रहा होगा. तो हमें पता है, सीक्वेंस आपको पता है. अब इसने क्या स्टफिंग करने का रूल बताया आपको? मैं एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं. नहीं, इसका मतलब वो मान के चल रहा है कि आप पढ़ के आए हैं प्रोटोकॉल. देखना शुरू करिए. 0 देन 1 2 3 4 5. इसके बाद अगला जो 0 होगा वो ओरिजिनल 0 होगा कि हमने स्टफ किया होगा. दिस इज नॉट ओरिजिनल 0. ध्यान से समझना, ये इनपुट नहीं आउटपुट है. कुछ लोग इसमें भी गलती करेंगे. दिस इज नॉट इनपुट, दिस इज आउटपुट. तो अब जब यहां से हटाना होगा ना, दिस विल गो आउट, इजंट इट. ये बाहर हो जाएगा और जो बचा वो डेटा. तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी परफेक्टली मैच कर रहा है. 0 के बाद कंसेक्यूटिव 5 1 हमारे पास है और इस 0 को डिस्कार्ड करने के बाद 0 1 0 1. वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इन बाकी सभी ऑप्शन में कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं, ये सारे वैसे ऑप्शन बहुत ही घटिया है, लेकिन सबसे घटिया ये था. मेरे को लगा ये शायद जो करेगा उसको पद्मश्री मिलना चाहिए. इसको आंसर करने के लिए हिम्मत चाहिए. चलिए कोई बात नहीं. फॉलो कर पा रहे करेक्ट आंसर और समझ पा रहे हैं किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है. एक और ट्राई करिए, एक और ट्राई करिए. लुक एट दिस वन, दैट इज गेट 2004. अगेन अ सिंपल वन, 2 मार्क क्वेश्चन. लास्ट में 0 0 कैसे आया? मैं अभी बता देता हूं कैसे आया. जरा ये क्वेश्चन बता दो. नहीं, एक 4 का है, एक 14 का है. 10 साल का डिफरेंस था इनमें. अच्छा, आप पूछ रहे हैं ऑप्शंस गलत सेट है क्या? हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट. अच्छा, मैं एक बार देख लेता हूं. 8%, 42%, 8%, 42%. वाह, बड़े कमाल के वोट हैं. देखिए जरा, इन अ डेटा लिंक लेयर इस बार क्या डेलीमीटर फ्लैग चेंज कर दिया? यस. बोल रहा है नया फ्लैग है सर, 0111. Flag can be used as a passport, isn't it? एक आदमी अभी गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी लेके निकला और एक चालान, एक नाके पे उसको पकड़ लिया पुलिस वाले ने. बहस हुई, कुछ डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे. जैसे तैसे 100 रुपए में सेटलमेंट हुआ कि चलो 100 रुपए दे दो, कोई बात नहीं. अब
उसने बोला 100 रुपए तुमको तो दे रहा हूं, लेकिन मेरे को तो घर तक जाना है, अगर रास्ते में किसी और ने पकड़ा तो? कह रहा कोई बात नहीं, जो भी पकड़ेगा उसको बोल देना तोता 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 बस। कह रहा ठीक है। वो आगे बढ़ा, अगले चौराहे पे फिर पकड़ा गया, पुलिस वाले ने कहा कागज दिखाओ, कह रहा है तोता। कह रहा ओके सर जाइए। कह रहा यार ये सही चीज पता लगी आज। फिर थोड़ी फिर थोड़ी देर आगे जाके पकड़ा गया, पुलिस वाले ने कहा कागज दिखाओ, कह रहा तोता। कर सर प्लीज। बहुत खुश हुआ, अपने घर पहुंच गया। अगले दिन सुबह उठा, गाड़ी से सब कागज वागज निकाल के रख दिया, कहता अब कुछ जरूरत नहीं है, अब अपने पास एक ऐसा सीक्रेट है जो सही काम करेगा। फिर अगले दिन चौराहे पे पकड़ा गया, पुलिस वाले ने बोला कागज दिखाओ, कह रहा है तोता। कह रहे इसको निकालो, इतना मारो कि ये याद रखे। बताओ क्यों? समझ गए आप लोग? क्योंकि पासवर्ड डेली चेंज कर रहा है ना। तो कह रहा बेटा तोता कल का था, आज का मैना है। तोता उड़ गया। ठीक है, तो अब इसने भी जो पासवर्ड है वो चेंज कर दिया है ना। तो नाउ द पासवर्ड इज 0111। assuming that bit stuffing is employed, the transmitter sends the data sequence क्या है? 011। नहीं भाई, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे लेके चलता हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। 011101110। यस। तो अब देखिए अगेन, इसने क्या एग्जैक्ट रूल रेगुलेशन के बारे में बताया है? नहीं। अब ये वो हो सकता था बताए, बट उसने बताया नहीं। तो अब आप डिफॉल्ट केस में क्या मान के चलेंगे? क्या पैटर्न के जनरेट होने का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे सर। तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस होगा कि टोटल 011 है, जैसे ही 011 आए यहीं पे रुक के एक 0 रख दिया जाए। और आप जानते हैं जब भी मैं बिट स्टफिंग करता हूं, क्या मैं लास्ट तक जाता हूं? नहीं, मैं तो 011 पे 0 रख दूंगा। तो 011 भले ही यहां पूरा पैटर्न ना आया हो, बट क्या एक 0 यहां भी आएगा? इस तरह का केस आप पहले भी देख चुके हैं, इजंट इट? जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था वहां भी दूसरे 0 की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि नियम के हिसाब से हम काम कर रहे थे और हम आगे जाके पढ़ते नहीं है पूरा चेक करने के लिए, तो जरूरत ना हो या ना हो, 0 के बाद 5 1 पे मैं रख दूंगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये समझ आता है 0 के बाद 1 1 पे 0 रखूंगा, तो स्टार्टिंग में ही नहीं लास्ट में भी रखूंगा। तो आई थिंक करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर, वेयर देयर यू हैव 00। Isn't it? 42% लोगों ने इधर भी आंसर किया, बट उन्होंने इधर बिट स्टफिंग नहीं किया। तो अगर आप ये आंसर कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो समझ पा ही रहे हैं कि ये 0 आपने एडिशनल पुट किया है उधर। Isn't it? तो फिर लास्ट में भी करना था। सर स्टफ 0 के बाद अगर एक और 1, एक सेकंड मैं एक एक कर क्वेश्चन लेता हूं। अनुराधा जी पूछ रही हैं सर स्टफ्ड 0 के बाद अगर एक और 1 होता तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर 0 के बाद 1 होता उससे कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। मैं समझा नहीं, आप शायद समझे अपना सवाल। देखिए क्या प्रॉब्लम होगा उससे। डिफॉल्ट केस में फ्लैग के एंड में ऑलवेज 1 होता है, ये किसने बोला? नहीं, अभी जो हमने फ्लैग पढ़ा था वहां पे फ्लैग के लास्ट में 1 कहा था? दोनों में 0 0 था, स्टार्टिंग में भी लास्ट में भी। मुझे पता नहीं इसमें कहाँ कंफ्यूजन है। ये आपका पैटर्न है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। पैटर्न क्या है? 0111। मैं बोल रहा हूं अगर कहीं भी 0 के बाद 1 1 आपको मिलेगा तो मैं आगे जाके पढ़ नहीं रहा हूं, मैं वहां पे बस उठा के एक 0 रख दे रहा हूं, बात खत्म। इतनी सी बात है। कहीं पर भी अगर 0 के बाद 1 1 मिलेगा, मैं उधर उठा के 0 रख रहा हूं, बस बात खत्म।
अगर इसमें फिफ्थ बिट 1 होती तो क्या होता? वैसे ये आपको पता है मैं ये काम करता नहीं हूँ एक्सपेरिमेंटेशन, बट चलिए फिफ्थ बिट 1 हमने 1 रख लिया, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, ये फिफ्थ वाला 1 कर लिया, एंड देन 1 1 0। यस, तो अब 1 2 3 और इधर मैंने रख लिया 0। बताएं इससे क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक? हाँ, हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं इससे प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों को सेम डाउट आ रहा है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर अगर मैंने ऐसा कर लिया तो फिर दोबारा ये सेम पैटर्न जनरेट हो गया? अच्छा, तो आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि रिसीवर जब रिसीव करेगा तो क्या वो इस जीरो को पढ़ेगा या वो समझ जाएगा दिस इज रिजल्ट ऑफ बिट स्ट्रिपिंग और वो इसको रिमूव कर देगा? नहीं समझ आ रही है बात? भाई दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डेटा। तो जब सेंडर जाते हुए बिट स्टफिंग कर रहा है तो रिसीवर इसे रिमूव कर देगा। तो जो पढ़ेगा डेटा तो 1 1 1 ही पढ़ेगा, ये 0 तो कभी हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो फिर कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। आप बताइए, सोच पा रहे हैं क्या? यस? और कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर फ्लैग के एंड में 0 होता तो बिट स्टफिंग कहां पे करना पड़ता? अब अगर देखिए ऑब्वियसली आप फ्लैग ऐसा बनाएंगे जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो। अब अगर मान लीजिए ये कर देता 1 1 0, यस, तो अब आमतौर पे जो कॉमन सेंस है यहाँ पे, इसलिए उसने चेंज किया। शायद यहां हम 0 रख देते, वही पुराना पैटर्न, मैं नहीं वेट करता आगे का, 0 1 के बाद ही 0 रख देता। और अगेन ये क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं। आजकल के टाइम पे व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि अगर वो केस पूछेंगे या तो वो आपसे स्टैंडर्ड केस पूछेंगे ये वाला जहां पे उन्हें एक्सप्लेन ना करना पड़े, अदरवाइज दे विल मेक इट वेरी क्लियर कि क्या प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करने की क्या अप्रोच है। यस, तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा स्कोप होगा नहीं उनके सर भांडा फोड़ने का कि यार ये ऐसा कर दिया वरना अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। फॉलो कर पा रहे हो? पिछली क्लास में जो आप रिडंडेंट बिट के बारे में बोल रहे थे, 0 वो क्या फ्रेम के टेलर पार्ट में है? क्या इस बात से इस डिस्कशन का कोई लेना देना है जो अभी हम कर रहे हैं? नहीं। क्या ऑलरेडी मैंने बोला कि आगे जाके इथरनेट पे मैं इस पर डिस्कशन करूंगा? हाँ। तो ये क्वेश्चन शायद सही हो सकता है बट इस समय के लिए नहीं है। और कोई डाउट है इसमें किसी को? ये क्या प्रॉब्लम है फ्रेमिंग का और कैसे उसे रिजॉल्व करने बात समझ आ रही है? हाँ, और फिर भी डाउट है तो आप सभी को पता है 2 बजे आइए यूट्यूब पे, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। नाउ नाउ let me go a little forward and now let's discuss few things about Ethernet. मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ये शब्द थोड़ा डरावना लगता है? अच्छा, पोल कर लें इस पर, चलिए ठीक है। ट्रू मतलब यू फील देयर इज अ डेंजर, एंड फॉल्स मतलब नो इजी। अच्छा, कांड से वालों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। वी आर लिविंग इन द बाइनरी वर्ल्ड, हम तो CSIT की दुनिया में है।
फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो आधे से ज्यादा लोग, अराउंड 57% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है इट्स क्वाइट डेंजरस, और 43% ऐसे हैं कि जिनको लग रहा नहीं बहुत आसान है। अब ये 43 में भी कम से कम इसके अंदर 43 ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, सुना भी नहीं यार, ठीक है बहुत कुछ नहीं है यार, कुछ होता थोड़ी है, कर लेंगे ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान से एक बात समझिए, इथरनेट, डू यू नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल लैन टेक्नोलॉजी आउट देयर। यस। और इस बात के कितने परसेंट चांस हैं कि आपका और मेरा कंप्यूटर डेटा लिंक लेयर पे फिलहाल इथरनेट यूज कर रहा होगा? क्लोज टू 100%, लगभग लगभग। सो ये अब थ्योरेटिकल हुआ कि प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल हुआ। और अगर इतना पॉपुलर है तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे वेरिएशंस और इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा, इजंट इट? अब इस तरह का टॉपिक पढ़ाते हुए बड़ा, क्या मैं आपको बोलूं, बड़ा प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा ना पढ़ा दें जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कोई लेना देना ना हो, बट साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो पूरा आइडिया ही समझ नहीं आए, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में रह जाए। तो मैं थोड़ी सी वर्सेटैलिटी आपको बताता हूँ, कुछ आइडिया समझाता हूँ। बट यहाँ मैंने क्या किया है, ज्यादातर आइडिया I have taken reference from Wikipedia and some other IEEE websites instead of following the copy or the book, just to give you the global aspects. क्योंकि जब आप IEEE की वेबसाइट से देखेंगे या विकीपीडिया या ऐसा कुछ चेक करेंगे तो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ओरिएंटेशन समझ आएगा, ना कि पढ़ाई के हिसाब से, है ना? यस। और उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ। Ethernet is a family of computer networking technology used in local area network or in MAN, that is okay. Now ये बात टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैमिली। सो इथरनेट आमतौर पे हम बोल देते हैं, बट क्या इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे वर्जन्स हैं? जी हाँ। तो सिर्फ इथरनेट बोलने से नहीं चलता, उसके अंदर आपको इफ टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए हम क्या क्या कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। इट वाज commercially introduced in 1980 and got the first standardization in 1983. अब देखिए सबसे पहले तो शायद हो सकता है कुछ लोग अपने लेवल पे इसको यूज कर रहे हो, बट कमर्शियली इसको 1980 में यूज किया गया। और ये आप जानते हैं जब भी IEEE का हाथ किसी के सर के ऊपर आ जाता है तो उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। अब जब हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो मार्केट में पॉपुलैरिटी क्या बढ़ जाती है? यस, बिकॉज एवरीबडी नोज क्या रूल है, क्या आइडिया, फिर आप उसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो IEEE 80, अच्छा ये क्या होता है? पेपर नंबर रेटिंग, जो ये चैप्टर चला रहा है IEEE 802.3 इसका रेटिंग है। एंड इट हैज बीन रीडिफाइंड टू सपोर्ट हायर बिट रेट एंड लॉन्गर लिंक डिस्टेंस। समय के साथ क्या सेम रखा है या चेंज किया गया है? समय के साथ इसमें बहुत चेंजेस किए गए हैं। और क्योंकि आजकल जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया, डिस्टेंसेस ज्यादा हो गए हैं। सो ओवर टाइम इथरनेट हैज लार्जली रिप्लेस competing वायर्ड लैन टेक्नोलॉजीज सच एज टोकन रिंग, FDI और आर्कनेट। इन सबको उखाड़ के इसने बाहर फेंक दिया और एक छत्र राज इसका हो गया, यानी कि लैन बोले तो इथरनेट। ऐसा समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि सिनेरियो स्टार्टिंग से था, बट अब धीरे धीरे इसने चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया, सबको कंट्रोल करने लगा है। ओरिजिनली 10 बेस्ड एन इथरनेट यूजेस, ओरिजिनल वर्जन जो था इथरनेट का उसका नाम क्या था? 10 बेस 5, सॉरी, ओरिजिनल वर्जन था 10 बेस 5। यूजेस कोएक्सियल केबल एज अ मीडियम। यू नो व्हाट इज कोएक्सियल केबल? हमने फिजिकल लेन में पढ़ा है। यस। while newer Ethernet variants uses twisted pair optical fiber in conjunction to just with hubs and switches। जो लेटेस्ट वर्जन है क्या वो ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करते हैं? When did I use my first computer? Did I purchase or did I use? Did I use? Maybe शायद थर्ड फोर्थ क्लास में, अगर साल की बात करूं तो लाइक 95 96 ऐसा कुछ।
हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई खुदाई में मैं ही तो निकला था, कंप्यूटर ही लेके बैठा था अंदर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। विद हिस्ट्री द इथरनेट डेटा ट्रांसफर रेट इज इंक्रीज फ्रॉम ओरिजिनल 2.5 2.94 Mbps। ओरिजिनली इसका स्पीड कितना था? 2.94 MB, and now to the latest is 100 Gbps. Can you imagine the difference from 2.9 to 100 Gbps? तो जबरदस्त चेंजेस किए हैं। इथरनेट स्टैंडर्ड कंप्राइज सेवरल रिंग्स एंड सिग्नलिंग वेरिएंट्स और एसआई मॉडल। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट हो गया। अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग मैकेनिज्म है, और अगर आपको मार्केट के अंदर स्टैंडर्डाइज होना है तो क्या आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि नहीं? यस, क्योंकि हर किसी की पसंद, हर किसी की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, वो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से फैसले लेगा। Why such a high speed is needed? यार ऑब्वियसली हर किसी को हाई स्पीड पे काम करना होता है, अच्छी स्पीड पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी स्पीड की आपने बात की ना, व्हाई दिस इज नीडेड, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है वो किस स्पीड से रीड राइट करती है, अंदाजा है आपको? जब आप कॉपी करते लिखा हुआ आता है नीचे 50 Mbps, तो बहुत अच्छी किस्मत अगर चल रही हो तो 10 20 30 ऐसा कुछ, और आप 2-3 कॉपी लगा दोगे तो 4-5 Mbps तक भी गिर जाती है, इजंट इट? यस। अच्छा, इसलिए कुछ लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लगते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी जिसे बोलते हैं। और जितने महंगे सिस्टम आप खरीदोगे, है ना, दे प्रोवाइड एसएसडी। हाँ, तब आप मुझे बताओगे एसएसडी कितनी स्पीड देगा आपको? बढ़ा देगा, है ना, 80 100 लाइक दिस आमतौर पे। 300 तो मैंने नहीं देखी, 80 to 100, एंड आई थिंक 150 इज अ थ्रेशोल्ड। इससे ज्यादा तो फिर ज्यादा ही है, उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। अभी मुझे वर्जन याद नहीं है, मैं कौन सी मैंने सर्च की है उस दिन, बट यस यस यस, सैमसंग NVM M.2। कितना स्पीड है? कितना स्पीड है? अराउंड, ये नॉर्मल देती है अराउंड 7000 Mbps। नाउ कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? वो खेल रहा है 10 बे, हम 3 4 5 10 कर रहे हैं। नहीं, मैंने उसके ऊपर कुछ रिव्यूज भी देखे, 7000 बोल रहा है, बट अब ऐसा है ना, प्रॉब्लम बताऊं क्या चिरंजीवी, बाकी का सिस्टम का आर्किटेक्चर भी तो हो जो उस स्पीड को हैंडल कर सके, इजंट इट? मदरबोर्ड खराब, प्रोसेसर खराब, जीपीयू खराब, तो फिर एसएसडी की क्या गलती है? बट मैं कह रहा हूं 7000 बोल रहा, कुछ तो देगा। तो अभी मैं इसको ढूंढ रहा हूं, पिछले 3 4 5 दिन से अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। आई एम थिंकिंग अबाउट परचेजिंग अ 2 TB SSD, दिस वन, है ना? तो आप समझो, नहीं लगभग 40-50 हजार।
40-50 हजार की सिर्फ SSD, है ना। बट अगेन यू अंडरस्टैंड व्हाई आई नीडेड सो, ऐसा मेरे को क्यों चाहिए। अब देखो आपको समझाता हूँ। नहीं, आई एम नॉट अ गेमर ऑब्वियसली। द पॉइंट इज मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ, इजंट इट। अब वीडियो एडिटिंग में मैंने एक मूवी शूट की, 4K वीडियो है ना, 4K 60 FPS। बस से समझा रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी हैवी वीडियो। यस। अब जैसे ही मैं उसको एडिटर में लोड करूंगा और स्क्रॉल करूंगा बार बार टाइमलाइन पे, डू यू अंडरस्टैंड कि कितना लैग होता है। बस बैठे रहो, कुछ कुछ चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है सिस्टम, इतना हैवी रेजोल्यूशन है। तो एक आप आधे घंटे की मूवी बनाएंगे इस रेजोल्यूशन में, इट में गो टू 60-70 GB, 50-60 GB की वो टोटल फाइल है। यस। आई मैक ले लीजिए, मैंने जो सिस्टम असेंबल किया हुआ है उससे 10 आई मैक निकल जाए, आई मैक वाई मैक छोड़ दीजिए। अब आप समझो यार, जब मैं 50,000 की SSD लगा रहा हूं तो बाकी सब भी मैंने अच्छा ही लगाया होगा ना। खैर चलिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं बोल रहा हूँ कि अब ये करने के बाद अब आप उसको लगाते हो रेंडरिंग पे, जिन लोगों को पता हो एडिटिंग करने के बाद। अब अगर मान लीजिए अगर 30 मिनट्स की है ना, ये 1 घंटा लेता है पब्लिश होने में, 1 घंटा। और कहीं अपने लैपटॉप पे लगा दिए तो मंगल ग्रह पे जाके वापस आ जाइएगा, तब भी कुछ नहीं होगा। ये तो मैं अपने सिस्टम की बता रहा हूं। सो अब ये मेरा काम है, आप समझ रहे हो, मैं बैठ के गेम नहीं खेल रहा। ये मेरा काम है, मुझे सुबह से शाम तक बहुत वीडियो एडिट करनी होती है, तो मुझे जरूरत है इसकी। तो जैसा आप बोल रहे हैं ना 100 GB। अब अच्छा एक और बात ना, ये सारी एडिटिंग में कर रहा हूँ, ये डेटा कहाँ सिंक हो रहा है, गूगल ड्राइव पे। यस। तो अब 50 GB की तो ओरिजिनल फाइल, रॉ फाइल, एडिट होने के बाद 40 GB की पब्लिश फाइल, एक एक वीडियो 100 GB की है। कहाँ रखूंगा इसको, गूगल ड्राइव पे। कैसे जाएगा, इससे जाएगा इंटरनेट से, और किससे जाएगा। वरना तो बैठे रहेंगे शाम तक, यही होता रहेगा। यस। सो आप छोड़ दीजिए किसको किस डेटा स्पीड की जरूरत है, ये तय है, ये तय है। हाँ यस, मेरे पास कमर्शियल वर्जन है। आप कितनी भी स्पीड इमेजिन कर लो, 10 साल के बाद आपको वो कम लग रही होती है। ये तो इस तरह की तरह है भाई, कुछ ज्यादा नहीं होता। और ये मैंने समय के साथ सीखा है। आज आप कोई हार्डवेयर खरीद लो, आपको लगेगा कि नहीं इतना ठीक है, कुछ समय के बाद आपको लगेगा ये बहुत खराब है, मेरे को पहले ही अच्छा लेना चाहिए था। मेरे ख्याल से कम जो हमारे काम का सामान है उसमें तो ऐसा ही होता है। यस। 1 TB की अवेलेबल, आई नो दैट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं 2 TB की लूँ। और अभी नेहरू प्लेस खुल नहीं रहा है बिकॉज दिल्ली में लॉकडाउन है, तो लेट्स सी, जब लेके आऊंगा तो दिखाऊंगा आपको। वो कह रहा है 2 ले लो। अगेन मैं उसी लिए सोच रहा हूँ कि कल को हो सकता है मेरा एक 2 TB का और लेने का मन करे, 2 ही स्लॉट है मेरे पास, तो इसलिए मैं पहले लालच में 2 TB की ले रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि सिस्टम से नॉर्मल हार्ड डिस्क ही हटा दूंगा, सिर्फ 4 TB SSD खत्म, और कुछ नहीं। चलिए खैर, तो नाउ दैट इज वन आइडिया। अगेन अगर और इसकी बात करें तो यहां पर अगेन, क्योंकि हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, डेटा लिंक क्लियर की, तो यहां पर हम डेटा को डिवाइड करते हैं फ्रेम में, है ना। अब क्योंकि मैं इथरनेट पे हूं, मैं टेक्निकलिटी डिस्कस कर सकता हूं। क्या हर फ्रेम के पास, वो मैं बोल रहा हूं ना, जरूरत की बात है ना। आपको किस चीज की जरूरत है, कोई हो सकता है बहुत अच्छा कैमरा यूज कर रहा हूं, मैं कोई कैमरा नहीं यूज कर रहा, मैंने आपको बताया मैं तो फोन से काम चला रहा हूं। इट डिपेंड्स, है ना। ये देखिए, तो ईच फ्रेम एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस
एंड द एरर चेकिंग डेटा अगर डिस्कार्ड होता है मोर ऑफन द हार्डवेयर प्रोटोकॉल रीट्रांसमिट और लॉस फ्रेम, दैट इज ओके। बोल रहा है हर फ्रेम के अंदर सोर्स का डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, यस और नो? है मेरे पास गोप्रो है, मैं यूज नहीं करता हूँ बिकॉज अब मुझे समय के साथ समझ आया कौन कैरी करे, आजकल सब लोग आके 90% काम फोन से कर रहे होते हैं। पड़ा हुआ है, मैंने यूज नहीं किया बहुत समय से। हाँ वो सब फोन से होता है। 4 कैमरे कौन उठाए घूमेगा साथ में। चलिए खैर, मुझे मेरे पॉइंट पाने दीजिए। अच्छा, उसे गिव अवे कर दो। मतलब कमा के खरीदने की जो सोचना भी मत ना कभी। और मैंने जिस समय गोप्रो लिया था उस समय इंडिया में मिलता नहीं था, मैंने वो भी यूएस से मंगाया था, सबसे लेटेस्ट वर्जन। उसे गिव अवे कर दूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो you need a source address, you need a destination address, you need a error checking mechanism. Do you understand that? अच्छा, ऑलरेडी मैंने अभी जैसे बोला था स्टार्टिंग वर्जन क्या था 802.3, ये कौन सा वर्जन है 802.11। ये बात समझ आती है? तो समय के साथ क्या इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं? यस। तो कंपैटिबिलिटी है, पुराने वर्जन को हम लॉस नहीं करते, एड्रेस तो भी मैं समझाऊंगा। और बाकी लोगों पे भी अभी प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे लोग इथरनेट यूज कर रहे हैं, कि अब बाकी प्रोटोकॉल्स को भी चाहिए कि वो भी इसके आइडिया को सपोर्ट करें। हाँ, अब इथरनेट कुछ बोल रहा है उसका सुनना पड़ेगा ना आपको, आप नहीं सुनोगे तो कोई काम नहीं करेगा आपके साथ। अच्छा, ये टॉपिक भी अभी ऐड हुआ है वाईफाई, इसको मैं बाद में हैंडल करूंगा। नाउ दिस इज इन योर सिलेबस, वाईफाई। यस। कौन सी टोपोलॉजी यूज करता है? बस टोपोलॉजी। नो आइडिया ऑफ एक्नॉलेजमेंट इफ एप्लीकेशन रिक्वायर दिस, वो अभी हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट का क्या मैकेनिज्म है, और कोडिंग भी हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा हार्डवेयर रिलेटेड आइडिया है, बट हम सिग्नल को कैसे एनकोड करते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर आइडिया मैनचेस्टर एनकोडिंग, उस पर भी बात करेंगे, है ना? ठीक है। तो अगेन अगर मैं एक और इवोल्यूशन का आपको दिखाऊं, तो पहले स्टैंडर्ड इथरनेट, देन फास्ट इथरनेट, देन गीगाबाइट इथरनेट, एंड नाउ 10 गीगाबाइट इथरनेट। बट ऑब्वियसली जब आपके हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो ये नेक्स्ट लेवल पे कुछ और चल रहा होगा, इजंट इट? ठीक है, तो अब एक एक करके जरा इथरनेट की कुछ टेक्निकलिटीज देखते हैं। और यहाँ अब हम सीरियस डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग का 2 स्लाइड मैंने डिस्कशन किया है, दीज आर ओनली जनरल पॉइंट्स, कि यार यहाँ से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बात को, है ना? अब यहाँ से हम टेक्निकल पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कनेक्शनलेस अनरिलायबल, each frame sent is independent of the previous and the next frame. Ethernet has no connection establishment or no connection termination phase. Very very important point जो आपको याद रखना है। क्या TCP is a connection oriented protocol? हाँ, तो TCP में ऐसा नहीं जब मन आया आपने सेंड कर दिया, है ना? तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यू नो इन केस ऑफ इथरनेट देयर इज नो कनेक्शन। अच्छा, ये क्यों बोल रहा है ईच सेंट फ्रेम इज इंडिपेंडेंट? क्या हर फ्रेम के पास एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन है? जी हाँ। तो वो जैसे चाहे वैसे जाए, पर उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ Ethernet is unreliable. If a frame is corrupted during transmission, the receiver figure it out about the corruption and the receiver drops the frame silently. क्या रिसीवर आपको एक्नॉलेजमेंट देता है? जरूरत पड़ने पे दे सकता है, दैट इज अनदर पॉइंट। बट अगेन अब आप समझ रहे हो, ये एरर डिटेक्शन करके डिस्कार्ड कर रहा है, रीट्रांसमिट करा रहा है, या खुद से करेक्ट करेगा? जो आइडिया भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये कुछ नहीं करेगा। आप इसको करप्टेड पैकेट पहुंचाओगे, रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ, ये पहले तो चेक करेगा, इसका मतलब इसके पास मैकेनिज्म है करप्शन चेक करने का। यस,
और उसके बाद कह रहा है चुपचाप साइलेंटली उसको डिस्कार्ड कर देगा, और जाहिर सी बात है जब एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचेगा तो सेंडर क्या करेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी दोबारा से भेजना, रीट्रांसमिट। In case of requirement, acknowledgement can be sent separately as data packets. बोलने का मतलब है क्या एक्नॉलेजमेंट भेजने का कोई अलग से पैकेट स्ट्रक्चर है? नहीं, नहीं। आप एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, इथरनेट कोई फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा एक्नॉलेजमेंट भेजने की, आप उसको डेटा के में ही रख के भेज सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? अब आप सोचेंगे कभी बोल रहा है एक्नॉलेजमेंट है, कभी बोल रहा है एक्नॉलेजमेंट नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज हर पैकेट को इंडिविजुअल एक्नॉलेज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप अगर एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप उसे एज अ डेटा भेज दें, मैं उसे एज अ डेटा ट्रीट करूंगा। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके अब आ जाते हैं जो स्टैंडर्ड हमारा इथरनेट है उसके स्ट्रक्चर पे। और आप लोगों के लिए क्या स्ट्रक्चर याद करना, एक एक पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों का फेवरेट टॉपिक होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। मतलब मैं भी बता सकता हूं अगले साल आइदर टीसीपी, आईपी, इथरनेट, या हो सकता है तीनों में से स्ट्रक्चर से सवाल पूछेगा कि नहीं? 100% पूछेगा। आईपी से तो हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एंड इवन सेम गोज विद टीसीपी। तो हेडर स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ध्यान से, एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूं। आपको जो डेटा मिला है अपर लेयर से, वो कौन सा डेटा है, वो किधर है? वो सिर्फ ये डेटा है। क्या ये बात समझ आती है? जो किधर से आया है? जो आया है नेटवर्क लेयर से। अब जरा एक बात पे गौर करिएगा, आमतौर पे जब मैं जो भी डेटा मैं दूसरे लेयर का कैरी करता हूं ना, उसके लिए शब्द यूज करते हैं पेलोड। ये बार बार यूज होगा, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। पेलोड मतलब वो लोड जिसको कैरी करने के लिए पैसा मिले, पेलोड। यस, वो लोड जिसको कैरी करने के लिए पैसा मिले। तो ये जो डेटा है, डेटा इन पैडिंग जो लिखा हुआ, ये हमारा पेलोड है। ये हमारा डेटा नहीं है, हम तो सिर्फ उसको कैरी कर रहे हैं। सही बात है क्या? यस। ओके अब इस बात को देखिए, समझिएगा, इस बात को समझिएगा। यू नो यहाँ पे एक रेंज इसने लिख दिया, कह रहा मिनिमम 46 बाइट होना चाहिए, मैक्सिमम 1500 बाइट तक हो सकता है। डू यू सी दिस? मिन और मैक्स? अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहा है इस पे मैं बाद में आऊंगा, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा, चलेगा? ऐसा क्यों हो सकता है इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इस पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को पढ़ना है। अब उससे ऊपर लेंथ अलग से लिख रहा है, लिखने की क्या जरूरत है लेंथ? ऑब्वियसली, क्या डेटा कितना होगा उसका साइज पहले से पता है? नहीं, आप रेंज बता रहे हो ना कि 46 बाइट से 1500 बाइट तक कुछ भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड लेंथ फ्रेमिंग और वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग। दिस इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग। तो मेरे को आप लेंथ बता दो प्लीज, सो दैट मैं रिजॉल्व कर लूं इस प्रॉब्लम को, इजंट इट? यस, यस। ओके, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस रखना है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्यों रखना पड़ेगा, वो होना ही चाहिए। सीआरसी कल आपने पढ़ लिया, 4 बाइट दिया हुआ है सीआरसी को कि भाई तुम अपना एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म लगाना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अभी मैं एक एक पर इंडिपेंडेंटली बात करूंगा, उससे पहले एसएफडी और उससे पहले प्रीएम्बल। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी? प्रीएम्बल की। और प्रीएम्बल को आप देख रहे हो अलग से ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि शायद ये डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, बट इट्स अच्छा नीचे लिखा भी है फिजिकल लेयर हेडर। ये कौन यूज कर रहा होता है प्रीएम्बल? इट इज यूज बाय फिजिकल लेयर, है ना? बट क्योंकि उसके साथ चलता है तो बताना जरूरी है। तो 7 बाइट फील्ड कंटेन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ zeros and ones. It alerts the station that a frame is going to, excuse me, it alerts the frame that the frame is going to start.
It also enable the sender receiver to establish a bit synchronization. A preamble field is added at the physical layer. इसे समझाने का बहुत आसान उदाहरण है, आपने बचपन से कभी रेस की है? रेस स्कूल में की है? कितने मीटर की? बहुत सारे तरह की रेस होती है ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर। क्या बात है। तो ये तो क्लास क्या है, तो एथलीट्स का एक ग्रुप है। 100 मीटर वाले बहुत सारे लोग हैं, 400 मीटर रिले, दैट्स ग्रेट, 1500 मीटर क्रॉस कंट्री, बहुत बढ़िया। तब आप मुझे बताओ, इन सभी रेस में एक चीज कॉमन है, जब रेस स्टार्ट होती है तो जो क्या बोलते हैं उसको, कोच तो नहीं, रेफरी बोल लीजिए, रेफरी क्या बोलता है? रेफरी बोलता है रेडी स्टडी एंड गो, या ऑन योर मार्क्स एंड गो, और 1 2 3 गो, समथिंग लाइक दिस। यस, कभी आपने ऐसा देखा है कि रेफरी आया और बोल रहा है गो? ना, बोल रहा है रेडी स्टडी एंड गो। अब बताओ कि बोलना तो गो है, ये रेडी और स्टडी क्यों बोल रहा है साथ में? सिंक्रोनाइज कराने के लिए, इजंट इट, आपको अलर्ट करने के लिए। क्या वो और प्रियम्बल सेम बात है? हाँ, ये डेटा नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट अ डेटा, बट मैं आपको बता रहा हूं क्या वो। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ना, होशियार खबरदार, भारत के सबसे बड़े राजा XYZ आ रहे हैं, ऐसा। अब हो सकता है आप कैजुअली ले रहे हो, तो उसने एक आदमी रखा हुआ है जो उससे आगे चलता और आगे बताता है कि भाई ऐसा आदमी आ रहा है, तो प्रॉपर्ली बिहेव करिएगा। यस, मशीन को भी अलर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, बिकॉज ये जो सब कम्युनिकेशन हो रहा होता है क्या बहुत हाई स्पीड से हो रहा होता है। यस, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आप एक प्रियम्बल देंगे 7 बिट का, जो आपको अलर्ट करेगा, बताएगा कि तैयार हो जाओ, अभी डेटा इज अबाउट टू कम। और ये किस लेयर पे हो रहा है? फिजिकल लेयर पे। उसके बाद अगला नंबर है स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, जिसके बारे में अभी भी हमने समझा ही था। ये भी 0101 चलता है, बट एकदम लास्ट में आएगा 11। ये फुल एंड फाइनल वार्निंग है। यस, कि भाई ये लास्ट 11 इंडिकेट करता है कि डेलीमीटर एंड हो रहा है, और इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, फ्रेम आ रहा है। तो अब आप सावधान हो जाइएगा। अच्छा, इस बात को समझिए, अगर फिजिकल लेयर इसको लगा रहा है तो फिजिकल लेयर ही इसको रिमूव भी करेगा। यस, तो जब बात जाएगी डेटा लिंक लेयर के हाथ में, तब तक क्या ये कहानी खत्म हो चुकी होगी? यस, एक और बात बताइएगा, जिस तरह स्टार्टिंग में लगा रहे हैं उस तरह लास्ट में भी लगाना चाहिए? नहीं, लास्ट में यू डोंट नीड इट। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम है ना, जब बहुत हाई स्पीड से पैकेट जा रहा है तो प्रियम्बल देना पड़ेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? अगर कोई लाइक किसी बड़े मिनिस्टर का, आजकल खैर बहुत कम कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, बट पहले होता था ना VVIP कल्चर, लाल बत्ती लगी हुई है, जबरदस्त ये वो सिक्योरिटी चलती है। अभी नियम बहुत बदल गए, है ना, बट फिर भी आप समझो, अगर कोई बहुत VVIP, मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चल रहा है, तो पहले बाइक वाला निकल गया, फिर एक गाड़ी निकल गई, ऐसे देख रहे हैं ये लोग, आगे जाके देख रहे हैं सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, इजंट इट? वरना पहले ही रोक देंगे। वेरिएबल लेंथ है तो एंड में डेलीमीटर लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी अब समझाऊंगा ना, उसके लिए लेंथ लिखा है ना मैंने, लेंथ पढ़ के आप पता लग जाएंगे कहाँ एंड हो रहा है, तो आपको अंदाजा लेने की जरूरत ही नहीं है, इजंट इट? व्हेन यू हैव लेंथ फील्ड, देन यू कैन काउंट इट प्रिसाइजली कि अच्छा यहां तक का आ गया है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक है, तो अब यहां पर दो एड्रेस आपके पास है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। अब ये आप सबको पता होगा,
इसको आमतौर पे मैक एड्रेस भी बोल देते हैं, या फिजिकल एड्रेस बोल देते हैं। डेटा लिंक लेयर एड्रेस और मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। यस। कितने लेंथ का होता है? 6 बाइट फील्ड है। अब जैसा मैं बात कर रहा था प्रोटोकॉल की, क्या इस पे बहस की जा सकती है सर? 6 क्यों की जा सकती है, बट जिन लोगों ने बनाया है उन्हें उस समय लगा होगा कि बहुत बड़े बड़े लैंड्स हो सकते हैं, तो 6 बाइट माइट बी अ लार्ज बट प्रॉपर नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बात तक। एक और बात, क्या ये इसको फिजिकल एड्रेस भी जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलते हैं बार बार, तो क्या आप इसको चेंज कर सकते हो मैक एड्रेस को? कैन यू चेंज योर मैक एड्रेस? नो। ओके, सो दैट इज रिटन ऑन योर NIC, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे लिखा होता है। कर बहुत कुछ सकते हैं, अगर आप कार्ड ही बदल दोगे तो फिर मैक एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, इजंट इट? बट इट इज इम्प्रिंटेड ऑन द कार्ड। इट इज लाइक, जो मैं एग्जांपल देता हूं ना, कि अगर हम कार लेके आ रहे हैं कार, तो कार की जो नंबर प्लेट है, क्या वो नंबर प्लेट बाद में चेंज हो सकती है? कैन यू चेंज योर नंबर प्लेट? यस यू कैन। यस। बहुत सारे लोग दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट नंबर्स, इजंट इट? दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट नंबर, कार का नंबर, है ना? जैसे मान लीजिए किसी का कार का नंबर है 0001 समथिंग लाइक दिस, या ये मेरा लक्की नंबर है ना? तो आपको क्या लगता है ये नंबर्स जो होते हैं, जिनको स्पेशल नंबर ये होते हैं, क्या ये नंबर अलग से ऑक्शन होता है RTO में, बोली लगती है इनके लिए? जी हाँ। और मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इस तरह के नंबर कभी कभी लड़ाई होती है तो 10-10 लाख में बिक जाते हैं, या कभी कभी उससे भी ज्यादा। एक शहर में दो गुंडे, दोनों कह रहे मेरे को ही 1 नंबर चाहिए, अपन भाई है यहाँ का, अपन 1 नंबर की गाड़ी में घूमेगा। सोच लो, इट इज जस्ट अबाउट नंबर्स, इजंट इट? यस। अब एक नंबर जितना महंगा बिकेगा, क्या 8 नंबर भी उतना ही महंगा बिकेगा? नहीं। तो अपन क्या करेंगे? अपन 8 नंबर की गाड़ी लेके बाइनरी में लिख लेंगे, ऐसा। बाद का जीरो छोटा छोटा लिख देंगे। बट खैर, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा था, है ना? तो अब इसमें क्या करते हैं लोग, जब गाड़ी बेचते हैं तो ऐसा हो सकता है गाड़ी 6 लाख की, नंबर 10 लाख का है, तो खरीदने वाले से पूछ रहे हैं तेरे को नंबर चाहिए तो बता, वरना हम गाड़ी बेचेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं बेच रहे हैं, तो वी वांट टू यूज दिस नंबर। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं लीगली? हाँ, यू कैन होल्ड द नंबर, यू कांट, यू आर सेलिंग ओनली द कार। उससे बोल रहे अपना नंबर दोबारा रजिस्टर करा ले, नंबर हम नहीं दे रहे, ये हम अपने पास रखेंगे, है ना? तो नाउ दैट इज लाइक योर IP एड्रेस। मैं क्यों कंपेरिजन कर रहा हूं? दैट इज लाइक योर IP एड्रेस। यस। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका जब कहीं अच्छी खासी जॉब नहीं लगेगी तो वो पुलिस में सिपाही भी बनने के लिए तैयार होंगे। तो आपको बहुत सारे CSIT आधे इंजीनियर ही होंगे, आप पूछ लेना किसी से, अगली बार कोई रोकेगा आपको तो, कि सर क्या पढ़ाई की है, कहता सर बीटेक है। ऐसे थोड़ी। कोई बात नहीं। नाउ लेट्स कम बैक टू द आइडिया। अब इस बात को समझिए, मुझे बताइए कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैक, इट इज लाइक चेसिस नंबर। अभी कोई लिख रहा था ना, जो गाड़ी के इंजन पे लिखा होता है, क्या चेसिस नंबर चेंज किया जा सकता है? नहीं। क्या चेसिस नंबर के बारे में कोई टेंशन लेता? वो रीडेबल तो नहीं, कोई पढ़ तो नहीं रहा, तो नोबडी टेक केयर अबाउट इट। बट हाँ, वो भी चाहिए होता है। तो ये उसी की तरह है। इसके अंदर भी देखिए, मैं 3 आइडियाज लिख रहा हूं। एक है यूनिकास्ट LSB, द फर्स्ट बाइट इज 0, सोर्स एड्रेस विल ऑलवेज बी यूनिकास्ट। यानी कि जाहिर सी बात है, क्या एक पैकेट का, या पहले एक एक करके समझ लीजिए, 3 आइडिया है एड्रेसेस: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। The LSB of the first byte is 1. If we want to send
repeated message to a group of station on the network, and we can group the station together and can assign multi address to a group, and सारे बिट 1 करेंगे अगर आप ब्रॉडकास्ट करेंगे। पहले ये समझ लो, ये सोचना आसान है। अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो क्या डेस्टिनेशन एड्रेस देना जरूरी है? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ही ये है कि हम किसी इंडिविजुअल स्टेशन को नहीं भेज रहे हैं। और वैसे ब्रॉडकास्टिंग क्या है, यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है, क्या इसको हम बहुत डेप्थ में स्टडी करेंगे आईपी के अंदर? यस, वहां पे एड्रेसेस से बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। बट फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या इथरनेट के पास भी होते हैं, बट नॉट एट द लेवल ऑफ नेटवर्क लेयर, एट द लेवल ऑफ फिजिकल लेयर, सॉरी डेटा लिंक लेयर, जो आपका लोकल नेटवर्क है। एक और बात, ये एड्रेस हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या इस पे हम कोई भी फर्दर एनालिसिस करेंगे? मैं क्लियर करता चलूं ना हर पॉइंट, कहाँ क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, नहीं, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यस, जो है वो भी बताऊंगा। तो डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल, बस आपको इतना याद होना चाहिए, ये 6 बाइट का एड्रेस है बस। ये याद नहीं तो प्रॉब्लम है। ये स्ट्रक्चर की सीक्वेंस पता होनी चाहिए, पहले डेस्टिनेशन, फिर सोर्स, फिर लेंथ, और लास्ट में सीआरसी, है ना। आगे बढ़ता हूं। जैसे सोर्स है ऐसे, जैसे डेस्टिनेशन ऐसे ही सोर्स है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं? ये भी 6 बाइट का होगा। अब आ जाता है लेंथ के ऊपर। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। इथरनेट के अंदर क्योंकि वेरिएबल साइज लेंथ है, तो यहां पर 2 बाइट यानी कि 16 बिट हम रिजर्व कर रहे हैं लेंथ के लिए। आप मुझे बताओगे मैं 16 बिट का यूज करके क्या नंबर लिख सकता हूं मैक्सिमम? यूजिंग 16 बिट, व्हाट नंबर वी कैन राइट? Number could be 2 raised to power 16 minus 1, isn't it? ये मैक्सिमम साइज हम क्या हैंडल कर सकते हैं? 2 raised to power 16। बट ये बात तो समझ आ रही है ना, 2 raised to power 16 इज सच ए लार्ज नंबर, बट जो रियलिटी में लेंथ है वो बड़ी लिमिटेड है यार आपकी, isn't it? नंबर के हिसाब से यू कैन गो अ लिटिल लार्ज, बट इधर आप देख रहे हो कि नंबर बहुत छोटा रियलिटी में लिया है, जो एक्चुअली में बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो गेट वालों को भी एक्साइट करता है, वो ये मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ की कहानी है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे और मैंने लिखे हुए हैं ताकि एक एक पॉइंट ध्यान से मैं आपको समझा सकूं। पॉइंट नंबर 1, जो एक्चुअल डेटा है जो हम कैरी करते हैं उसको पेलोड बोलते हैं, ये तो आपको समझ आता है। और इथरनेट उनको एक बड़ी स्पेसिफिक रेंज में फिक्स कर रहा है कि ना 46 से कम लेके जाऊंगा, ना 1500 से ज्यादा। अब समझिए डेटा और पैडिंग का क्या मतलब है। अगर 46 बाइट से कम डेटा हुआ तो क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा जीरोस वहां पे लगाने पड़ेंगे? जस्ट रैंडम जीरोस, यू नो। यस, फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी इंटरनेट से या ऑनलाइन शॉपिंग से कोई मेमोरी कार्ड मंगाया है? मेमोरी कार्ड या बहुत कोई छोटा डिवाइस, मेमोरी कार्ड इज अ गुड एग्जांपल। यस, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट या जहां से भी आपने मंगाया होगा, क्या इतना बड़ा पार्सल आता है मेमोरी कार्ड का? बस इतना सा पार्सल नहीं। तो मेमोरी कार्ड को बड़े डिब्बे में पैक करते हैं जानबूझ के, फिर उसको, बिकॉज अगर बहुत छोटा पार्सल होगा क्या उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस, तो अब आप बोल सकते हैं क्या कि बाकी चीजें स्टफिंग है। कभी कभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऊपर नीचे गत्ता कागज कुछ भी भरते हैं, बट डब्बा बड़ा बनाते हैं जान के, तो आप उसको एक्स्ट्रा पैकिंग या पैडिंग बोल सकते हैं। तो इसी तरह यहां पर भी 46 से कम ना हो, इस वजह से हम एडिशनल जीरोस पैड कर देंगे। ये बात समझ आती है? अगर डेटा 1500 बाइट से ज्यादा होगा तो फ्रेमिंग हमें पता है, हम उस पैकेट को फ्रेगमेंट करके क्या उसके 2 फ्रेम बना देंगे? जी हाँ, बट एक के अंदर 1500 से ज्यादा कैरी नहीं करेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको रूल बताया, उसका रीजन नहीं बताया, इजंट इट? रीजन भी समझ लेते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्नोलॉजी आप पहले पढ़ चुके हो। इथरनेट एड्रेस एक्सेस रेजोल्यूशन के लिए यूज करता है CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। यस, एंड डू यू नो इस CSMA CD में हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे? ट्रांसफर टाइम इज 2 into प्रोपगेशन टाइम। व्हाट इज ट्रांसमिशन टाइम? इट इज लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अब यहां पे हम डिटेक्शन करते रहे, इस वजह से क्या कोई मिनिमम फ्रेम लेंथ हमको फॉलो करनी पड़ती है? Yes. Now, although there could be different variations and different things, but what works as a standard is they came to know that 65 bytes अगर मिनिमम लेंथ होगा तो हम हैंडल कर लेंगे। ये कैलकुलेशन कोई नहीं बताता, बट आर्ग्यूमेंट ये बताया जाता है कि कम से कम कितना साइज होना चाहिए, 64 बाइट। अब 64 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 बाइट एड्रेस में गया, फिर एक और 6 गया, फिर एक और 2 गया, फिर एक और 4 गया, तो 6 + 6 + 12 + 2 14 + 4 16। अब सी ये मैंने करके भी दिखाया, 64 से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यू गेट 46। क्या ये रीजन याद रखेंगे क्या आज के बाद? आर यू गेटिंग इट? क्या लॉजिक है? CSMA CD एनफोर्स यू टू हैव अ मिनिमम पैकेट लेंथ। मिनिमम पैकेट लेंथ आपको एनफोर्स करना पड़ता है, जिस वजह से कम से कम 64 बाइट का पैकेट हम रखेंगे, कम से कम 64 का बाइट रखेंगे, जिसमें कुछ पार्ट जो है ये मेटा डेटा जो आपका है, दैट इज डेस्टिनेशन, सोर्स, लेंथ और CRC में चला जाएगा। इस वजह से जो एक्चुअल पेलोड होगा वो कम से कम मुझे 46 तो रखना ही पड़ेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? अब दूसरा आर्ग्यूमेंट, ठीक है सर मिनिमम तो समझ गए, बट मैक्सिमम क्यों लिमिट किया? हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा की है, क्यों आप कह रहे हो कि 1500 से ज्यादा नहीं कर सकते? तो इसका कोई न्यूमेरिकल लेजिटिमेट आंसर नहीं है, बट इसके दो जस्टिफिकेशन है, हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशंस। देखो मैंने दोनों पॉइंट लिखे हैं। पहला, जब अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, जब इथरनेट बनाया गया था, क्या मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव था? मेमोरी कंप्यूटर की, यस। अब सोचिए ट्रांसमिशन में जब आप भारी भारी पैकेट सेंड करेंगे, तो क्या सामने वाले के पास एक बफर होना चाहिए अच्छा, जिसमें उन पैकेट्स को स्टोर कर सके? यस। अगर मैं मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा तो डू यू नीड वेरी लार्ज बफर्स टू हैंडल दैट डेटा? यस। और अगर नहीं होगा तो फिर रीट्रांसमिशन में हजार दिक्कत है। देखिए पैकेट जितना बड़ा होगा रिस्क भी तो उतना ज्यादा है ना। इंटरनेट भी उस समय कॉस्टली था। अब अगर इंटरनेट भी कॉस्टली है और बफर मेमोरी भी कॉस्टली है, इजंट इट लॉजिकल टू हैव लिमिटेड लेंथ? भाई पैकेट का लेंथ लिमिट कर दो, चाहे तो नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दो। मेक सेंस? एक और पॉइंट है, यू नो if you get a very large size frames, then जो स्टेशन एक्सेस करेगा वो एक तरीके से मोनोपोलाइज कर लेगा, एक छत्रराज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है मैं तो 65,000 बाइट्स का ही पैकेट सेंड कर रहा हूं, तो अब इतना बड़ा पैकेट सेंड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। एक बिट गड़बड़ हो गई तो गड़बड़, क्योंकि पूरा रीसेंड करना पड़ेगा, और बाकी लोग स्टार्व करेंगे, बैठ के देखेंगे कि यार इसने तो अब ये शुरू कर दिया, अब तो 15 मिनट कुछ कर ही नहीं सकते, यही सेंड करेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? तो दीज आर टू मेजर जस्टिफिकेशंस, मेजर पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच हम क्या करते हैं, हम इसको लिमिट कर देते हैं 1500। और आमतौर पे एक बात समझिएगा, अब जो अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, अलग अलग वेरिएशंस है, क्या हो सकते हैं दे यूज डिफरेंट वेरिएशंस, यस, बट यहां पर जो हम इथरनेट पढ़ के चल रहे हैं, जो वेरिएशन, जो वर्जन हम पढ़ रहे हैं, वहां पे आज भी हम मान के चलेंगे कि जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 1500 बाइट, उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? अब बताएं एक बार, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? ये जो मैक्सिमम और मिनिमम की हमने बात की थी, क्यों की थी? आई एम सॉरी, यस 18, करेक्ट। 18 से कैलकुलेशन मैच हो रही है ना? हाँ 18, करेक्ट।
मोनोपोलाइज करना मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मोनोपोलाइज का मतलब क्या होता है? मोनोपोलाइज करना एक तरीके से कंपटीशन डिस्ट्रॉय कर देना। आपने पढ़ा होगा ना, बहुत जगह बोलते हैं मोनोपोली हो गई है, मोनोपोली, अपना आधिपत्य स्टेब्लिश कर लेना। हाँ, ओनली वन टू डू समथिंग, है ना। जैसे खासकर जो आमतौर पे जो कंज्यूमर मार्केट होती है उसमें मोनोपोली अच्छी होती है क्या? इज मोनोपोली गुड और बैड? नो, मतलब डोंट हैव सच अ जजमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। इंडिया में खैर चलो मैं इंडिया का आपको एग्जांपल दूं, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट पहले मोनोपोली रखा करती थी बट अभी उनको ओपन कर दिया है। लाइक टेलीकम्युनिकेशन, क्या पहले भारत सरकार की मोनोपोली थी? यस। क्या हम किसी प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंस देते थे? ऐसा नहीं, कंपनी आना नहीं चाहती थी, है ना। बट बिफोर 1991 इंडिया अपने दरवाजे बंद रखता था, हमको डर लगता था इस बात का, कहता दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। हमें किस बात का डर लगता था? हमें लगता था अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ के बिजनेस करने देंगे हम पहले की तरह गुलाम ना हो जाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें कर लिया था। सो वी प्लेड इट वेरी सेफ इन द स्टार्टिंग, बट आफ्टर 1991 वी रियलाइज कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। नाउ वर्ल्ड इज अ काइंड ऑफ अ मार्केट, तो हमें ओपन होना चाहिए। बट स्टिल ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल आप मुझे बताएंगे जहां गवर्नमेंट आज भी अलाउ नहीं करती प्राइवेट प्लेयर एंड स्टिल दे वांट टू होल्ड द मोनोपोली? देखो, इसको अगर आप इन डेप्थ समझोगे ना, मैं आपको बताता हूं इन रियलिटी क्या कोई प्राइवेट प्लेयर अपनी रेलवे चलाने की औकात रखता है? इसको ऐसे समझिए आप। नाउ दीज काइंड ऑफ आइडियाज यूज सच अ हेवी रिसोर्स, किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि अपनी रेलवे लाइन अपने स्टेशन बना ले, इट्स वेरी कॉस्टली, पॉसिबल नहीं है ना। बट हाँ, ये जरूर किया जा सकता है, और इसके मैंने सुना भी था बीच में आइडियाज है कि सर फॉर एग्जाम्पल क्या एयरलाइंस जो हैं क्या वो प्राइवेट है? एयरपोर्ट किसका है? एयरपोर्ट तो सरकार का है ना। तो क्या एयरपोर्ट में हमारी मोनोपोली है? हाँ, हम एयरपोर्ट नहीं बनाने देंगे, एयरपोर्ट हमारा यूज करो, सो दैट जरूरत पड़ने पे हम रोक तो सके, हमें टैक्सेस भरो। आपके जो फ्लाइट टिकट्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, डू यू नो इसमें बहुत हेवी टैक्सेशन होता है गवर्नमेंट की साइड से। आप पढ़ना कभी, तो 4,000 का आप टिकट लोगे, फेयर तो उसमें 1,200-1,400 रुपए ही होगा, फिर उसमें टैक्स लगने शुरू होंगे। गवर्नमेंट कहती है जहाज उतारा उसका टैक्स, आदमी आया उसका टैक्स, वापस गया उसका टैक्स, हर चीज के टैक्स टैक्स टैक्स, है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कुछ एरियाज में, जैसे अभी हमने बहुत लिमिटेड ओपन किया है, क्या डिफेंस में गवर्नमेंट मोनोपोली रखती है? हम अलाउ करेंगे प्राइवेट आदमी बंदूक बनाए अपनी? नहीं, हम नहीं अलाउ करते। डिफेंस में हम मोनोपोली रखते हैं, है ना। हालांकि ये भी एक बहस है, दुनिया के वो अमीर देश जो हथियार बेच रहे होते हैं, चाहे आप रफाल खरीद रहे हो या मिराज खरीद रहे हो, ये क्या सरकारें बना रही होती हैं? प्राइवेट आदमी बना रहे होते हैं। तो अब हम भी धीरे धीरे इसको ओपन कर रहे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे काम के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जा रहा है, क्योंकि जहां सरकार काम करती है वहां ज्यादातर केस में सिर्फ करप्शन ही होता है, इजंट इट? तो बेटर है कि आप मार्केट ओपन करो और रेस्ट्रिक्शन के साथ काम करने दो, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बंदूक बनाती है, क्या हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इसको कहां बेचोगे तुम? ऐसा नहीं हमारे दुश्मन को बेचा है कल को जाके। तो वो खैर जरूरत के हिसाब से। अब फ्रांस रफाल बनाता है, फ्रांस बनाता है कि प्राइवेट कंपनी बनाती है रफाल? रफाल प्राइवेट, क्या नाम है कंपनी का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। प्राइवेट कंपनी बना, डिसॉल्ट, यस आई थिंक डिसॉल्ट। बट क्या डिसॉल्ट किसी को भी बेच सकता है? नो। नाउ फ्रांस डिसाइड करता है कि डिसॉल्ट किसको सेल करेगा किसको नहीं करेगा। यस, प्राइवेट में और भी करप्शन होगा। प्राइवेट गवर्नमेंट को करप्ट करता है, प्राइवेट इंडिविजुअली करप्ट नहीं होता। अगर प्राइवेट कंपनी करप्ट होगी तो चल नहीं पाएगी, इजंट इट?
चलिए खैर, हम बहुत डेप्थ में चले गए, बट डू यू अंडरस्टैंड मोनोपोली? जब एक फील्ड में एक ही आदमी काम करे तो उसको मोनोपोली कहते हैं। ओके ओके, तो यहां पर ऑब्वियसली अगर आप बहुत बड़ा पैकेट सेंड करोगे तो आपको मोनोपोली हो जाएगा, फिर किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई हम अपर और लोअर दोनों लिमिट लगा के रखते हैं। ये बात याद रखेंगे क्या? अच्छा, अब एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज दिस? सीआरसी। सीआरसी स्टैंड्स फॉर, अब ये तो आपको पता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नाउ यू अंडरस्टैंड क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इजंट इट क्वाइट ऑकवर्ड कि बाकी जितने भी लेयर हैं, बाकी जितने भी लेयर हैं वो सबके सब सिर्फ हेडर लगाते हैं, सिर्फ हेडर। ये भाई साहब हेडर भी लगाता है, ट्रेलर भी लगाता है। यस, व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये कहता है मैं ट्रांसमिशन के दौरान रन टाइम पे ही सीआरसी कैलकुलेट करूंगा। यानी कि दिमाग देखना इसका, पैकेट भेजना शुरू कर दिया, अभी तक सीआरसी कैलकुलेट नहीं हुआ है, कर रहे हैं, डेटा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जैसा ही डेटा कंप्लीट होता है तुरंत जो कैलकुलेशन के पीछे लगा देते हैं, बात खत्म। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोई पूछ सकता है व्हाई इज इट सो दैट ओनली डेटा लिंक लेयर हैज टू हैव अ ट्रेलर, बाकी कोई भी ट्रेलर नहीं लगाता, सब हेडर लगाते हैं। डेटा लिंक लेयर ट्रेलर क्यों लगाता है? तो आपको पता होना चाहिए ट्रेलर में सीआरसी है, आपको पता होना चाहिए सर कि वो ट्रांसमिशन के टाइम ही कैलकुलेट होता है, इसलिए लास्ट में होता है। और अगर कहीं वो पूछ ले कि सीआरसी क्या होता है, फिर मत रुकना, कहना जनरेटर पॉलिनोमियल होता है, डिवीजर होता है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से कर सकते हैं, दोनों तरीके से जानता हूं, बताओ किससे करके बताऊं। ऐसा इतना बोल दोगे फिर डिस्कशन क्लोज हो जाएगा। क्या था? ठीक है, समझ गए, बस कोई बात नहीं बेटा, बुरा क्या मान रहे हो? फॉलो कर पा रहे? हाँ, फिर वही बात हो जाएगी। अभी यू you नो know, मैं ऐसा ही मीम देख रहा था कि एक आदमी बोल रहा है कि मैं बड़ा अटेंटिव हूँ, बड़ी स्पीड से काम करता हूँ। इंटरव्यू बोल रहा है एग्जांपल बताओ, कह रहा मैंने कोविन ऐप के ऊपर वैक्सीनेशन स्लॉट बुक किया है, कहता सेलेक्टेड, जाओ। यू नो, बिकॉज यू नीड्स, लोग बैठे हुए हैं, लाइक बुकिंग अ स्लॉट इन कोविन ऐप इज मोर डिफिकल्ट देन बुकिंग अ तत्काल टिकट। ये उसको भी पीछे छोड़ दिया है, इजंट इट? 30 सेकेंड्स में, एक एक मिनट में पूरा स्लॉट भर जा रहे हैं। आप देखते हो दिखाता है अवेलेबल 150, क्लिक करते हो दिखाता है बुक हो गया। और बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट लिख के बैठे हुए हैं भाई, वो लगातार लगातार हिट कर रहे हैं, जैसे ही आता तुरंत चेक कर रहे हैं। आप यूट्यूब डेली देखते हो? नहीं, डेली तो नहीं बोलूंगा, चलिए खैर, बट ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं। और कितना बाइट होगा? इट्स अ 4 बाइट फील्ड। तो टेक्निकलिटी सीआरसी की हम पहले हैंडल कर चुके हैं। आपने कैसे बुक किया? मेरे में इतना दिमाग नहीं कि मैं खोल के बैठूंगा। ये जितने भी टेक्निकलिटी वाले काम है इम्प्लीमेंटेशन वाले, वो मेरा छोटा भाई करता है, माई यंगर ब्रदर। वो ये सारी चीज हैंडल कर रहा होता है। तो मुझे तो बता दिया था भाई, इस टाइम जाके लगा के आनी है बस। यस, चलिए ओके। सो अब आप मुझे बताएं, क्या इथरनेट का पूरा हेडर स्ट्रक्चर आप रिजॉल्व कर पा रहे हैं? नाउ यू सी, लगभग लगभग बहुत दिनों के बाद अभी हम एकदम शेड्यूल्ड, एकदम टाइम पे आ गए हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल, अच्छा कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इथरनेट इज वेरी सिंपल टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर, should not be used in real time application because of collision possibility। ये बात सही है। अगर कोई बहुत रियल टाइम एप्लीकेशन है, बिकॉज इट इज रिलायबल और अनरिलायबल। और सीएसएम में सीडी यूज करने का मतलब है कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है। इफ अमाउंट ऑफ डेटा इज वेरी लेस, शुड नॉट बी यूज। क्यों? एक बाइट भेजोगे 46 बाइट ही अपनी भेजेगा, नहीं। बाबू ने सोना से पूछा कैसा मन है, क्या है, उसने कहा अब तुम्हारे हूं के चक्कर में हमारे 46 बाइट उड़ गए। फिर उसके साथ डेटा लगाया, 64 बाइट उड़ गए।
डू यू अंडरस्टैंड? आप जो मजे ले रहे हो तो नेट पे बैठ के, हमारा क्या हाल हो रहा होता है। और अभी तो हम सिर्फ, अब सोचो यार, आपने अब इस हूं को पहले 64 बाइट बनाया, वो कह रहा भाई साहब मैं 7 बिट तक 0101 भेजूंगा, पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। उसके बाद नेटवर्क और क्या क्या कहानी है, बाद में पैकेट से निकला क्या, ये कहानी है। बट कोई बात नहीं, पैसे लिए तो सर्विस देंगे, लाइक दिस। ओहो, नेक्स्ट क्या है, इफ अमाउंट ऑफ डेटा इज वेरी लेस, ओके देन उस केस में मैंने आपको बता दिया कि देयर इज नो आइडिया ऑफ प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्या प्रायोरिटी का कोई आइडिया है? जी नहीं। एवरी स्टेशन हैज द सेम प्रायोरिटी, बट इन सर्टेन इंस्टेंसेस डू वी वांट की प्रायोरिटी हो? हाँ, कभी कभी हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी हो, उस केस में प्रॉब्लम होगी। तो वहां भी अभी एडवाइजेबल होगा कि उस तरह के सिनेरियो में आप इथरनेट यूज ना करें, है ना। अब आज आपके पास इधर तो होमवर्क नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होमवर्क तो नहीं है लाइक डिजिटल के अंदर। तो आज ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इनको आप इन्वेस्टिगेट करो, 2016, 13 जिस साल पूछे गए हैं। एंड देन एक जो कोडिंग वाला आइडिया, इसमें तो 5 मिनट मुझे लगने हैं, 1-2 बार पूछा गया है, ये कोडिंग वाला आइडिया भी फिर मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। और कल हम स्टार्ट कर लेंगे, जो कि बहुत खुशी की बात है, ऑन टाइम, विच इज व्हाट, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, तो कल हम नेटवर्क लेयर स्टार्ट कर लेंगे। यस, ये 2 बजे की क्लास का लिंक है। क्या नेटवर्क लेयर की पीपीटी भी ऐड कर दूं, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, गिव मी अ सेकंड देन। नेटवर्क लेयर को कह रहे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इज बेसिक्स, बट बेसिक्स के अंदर ही आपको इतना कुछ मिलेगा। सो बेसिक्स हैज अ 71 स्लाइड्स। बेसिक ऑफ नेटवर्क लेयर है 71 स्लाइड्स। तो ये मैंने लोड कर दिया, इसमें खैर सब कुछ है, नेटवर्क लेयर का क्या कहानी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईपी का क्या स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट इट, बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी। यस, सदगुरु का प्रॉब्लम अभी करूंगा, मुझे याद दिला दिया, आपको भगवान भला करे पाठक जी। मैं शाम में सदगुरु से मुंह नहीं मिला पाऊंगा, अभी करता हूँ सदगुरु का काम। ओके, बाय बाय।